दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका स्टडी टू नो एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज के इस सेशन में आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का एक और पार्ट जो कि बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में आप लोग का ऐड होगा, जिसमें आज हम लोग देखेंगे न्यूट्रिएंट्स के बारे में, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, पोषक तत्व। पोषक तत्व के बारे में आज जानने का कोशिश करेंगे और इससे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं और ये आपको भी जानना ज़रूरी है अपने डेली लाइफ के लिए। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ब्लड को देख चुके हैं, सेल को देख चुके हैं और डिजीज़ को देख चुके हैं। अभी हम लोग न्यूट्रिएंट्स को देखेंगे। इसके बाद का देखिए क्या होता है, स्केलेटन सिस्टम आएगा या तो फिर ब्रेन आएगा। ठीक है, इसी में से कोई एक दो टॉपिक देखा जाएगा क्या आएगा। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूट्रिएंट्स को। और थोड़ा सा वीडियो डिले हो गया, इसके लिए थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा कुछ हो जाता है तो जिसके वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, तो नहीं अपलोड हो पाता है। ठीक है, तो हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोग के सामने है स्लाइड्स पे न्यूट्रिएंट्स का टॉपिक। तो इसमें देखिए हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूट्रिएंट्स के वो हर चीज़ जो आपको एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। अगर ये वीडियो आप देख लिए तो आपका न्यूट्रिएंट से एक भी क्वेश्चन अगर मिस हो जाए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो देखिए न्यूट्रिएंट्स जो है, जो आपको यहाँ हिंदी में इसको कहते हैं पोषक तत्व, वो देखिए यही जो दो ब्लॉक आपको दिख रहा है, एक ब्लॉक ये और एक ब्लॉक ये, इसी दो ब्लॉक को इतने अच्छे से पढ़ लेना है पूरे सेशन में, और इससे जो बाहर कुछ क्वेश्चंस नहीं आएगा। ठीक है, और इसके अलावा कुछ नहीं है इस न्यूट्रिएंट्स में, बट इसी को हम एक अच्छे तरीके से आपको पढ़ेंगे। थोड़ा सा सेशन लंबा होगा तो सेशन को आप लोग एंजॉय कीजिएगा। ठीक है, तो चलते हम लोग स्टार्ट करते हैं इन डिटेल न्यूट्रिएंट्स को। न्यूट्रिएंट्स देखिए, सबसे पहले इसको हम लोग कहते हैं पोषक तत्व। ठीक है, और ये वो सारे खाने वाले जो आइटम होते हैं, पोषक तत्व कहने का मतलब वो सारे खाने वाले पदार्थ जिसका जो खाना हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है। अगर हम वो नहीं खाते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा हमारे बॉडी में। ठीक है, तो वैसा एसेंशियल पदार्थ, ठीक है, सब्सटेंस जो कि हमारे बॉडी में जाना ज़रूरी है, खाना ज़रूरी है, जिसकी कमी से हमें बहुत सारे डिजीज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। मतलब आपको ये खाना जरूरी है, अगर ये नहीं खाएंगे तो कई सारे डिजीज़ होंगे, तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो ये है आपका न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स देखिए दो पार्ट में डिवाइड है। आप लोग के सामने देखिए, एक है ये, एक है ये, मतलब एक है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब इस दोनों में डिफरेंस क्या है वो अभी हम बताएंगे, और आप लोग को इससे अच्छा सेशन कहीं यूट्यूब पर भी नहीं मिलेगा। पूरे एक ही वीडियो में सारा न्यूट्रिएंट्स आपको अवेलेबल है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पे देखिए दो टाइप का न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो और मैक्रो। अब ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वैसे न्यूट्रिएंट्स जिसको हम थोड़ा मतलब इसको क्या कहते हैं, मतलब निगेटिव हल्का मात्रा में लेते हैं। हल्का मात्रा में मतलब कि ऐसा नहीं कि 2-3 केजी खा लिए तो वो न्यूट्रिएंट्स नहीं, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। ये आपको थोड़ा मात्रा में लेना है। इट मीन्स यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है मिलीग्राम, तो मिलीग्राम में आपको लेना है। ठीक है, ये ब्लैक कर लेते हैं मार्कर, तो आपको मिलीग्राम में लेना है वैसे सारे न्यूट्रिएंट्स जो मिलीग्राम में आप लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए मिलीग्राम है, तो उसको हम लोग कहते हैं माइक्रो। यहाँ पे देखिए आई है, तो आई माइक्रो, इसको ध्यान रखिएगा। वैसे सारे न्यूट्रिएंट्स जो आप बहुत कम मात्रा में मिलीग्राम में लेते हैं उसको हम लोग कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो आप कम अमाउंट में खाते हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ देखिए क्या है, सेकेंड हैंड में एक है आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है, वैसे सारे न्यूट्रिएंट्स ये क्या करते हैं, माइक्रो से MICRO, माइक्रो से थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं, मतलब ग्राम में लेते हैं। ठीक है, वो था मिलीग्राम और ये लेते हैं हम लोग ग्राम में। तो हम लोग देखिए यहाँ पे दो आपका मेजरमेंट बताएं, माइक्रो के लिए आपका बताए मिलीग्राम, और आपका मैक्रो जिसमें A है तो उसमें यहाँ से उसके लिए हम आपको बताए ग्राम में। ठीक है, तो आप यहाँ पे दो मेजरमेंट आपको पता चला। न्यूट्रिएंट्स दो पार्ट में डिवाइड है, जिसको हम लोग माइक्रो और मैक्रो बताएं। अब देखिए क्या है, माइक्रो में हम लोग दो चीज़ को सिर्फ पढ़ेंगे, एक है आपका विटामिन्स और एक है आपका मिनरल्स। इसका मतलब क्या है, ये दोनों चीज़ जो है आपको हमेशा मिलीग्राम में लेना है, 2-3 केजी खा नहीं लेना है। ठीक है, तो मिलीग्राम में, और मिनरल्स विटामिन्स और मिनरल्स ये आपका मैक्रो में आता है। और मैक्रो जो जिसमें A है उसमें देखिए ये 3 पार्ट है जिसको आपको ग्राम में खाना है, जिसमें आपका आता है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। इसी 6 चीज़ को पढ़ेंगे और सारा न्यूट्रिएंट्स आपका ख़त्म। और जितने तरह का न्यूट्रिएंट्स होता है वो सारा डिस्कस करेंगे, उसके डिफिशियंसी से क्या प्रॉब्लम होगा, क्या हो नहीं होगा, वो सारा आपको इस सेशन में मिलेगा। और मेरा पूरा स्लाइड खाली है, बस इसी स्लाइड में जो इन्फॉर्मेशन है, और हम सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर आपको नोट करना है तो नोट कीजिए, नहीं तो फिर आप सुनिए। ठीक है,
तो आपको बता दिया गया विटामिन्स और मिनरल्स। अब यहाँ पे देखिए हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन, उसके बाद हम लोग मेन स्लाइड लेंगे 6 का, जो आपका पांचों है यहाँ पे विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, ये पांचों का एक स्पेशल स्लाइड चलेगा। बट यहाँ पे मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन आपको अभी हम देंगे, ठीक है। तो मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन में क्या होता है, अगर पूछा जाए मैक्रो ए वाला मैक्रो में, तो ए वाले मैक्रो में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट अगर पूछा जाए कि किसी भी ह्यूमन को कितना लेना चाहिए, तो ये आपका होगा 300 ग्राम पर डे, ठीक है, 300 ग्राम पर डे, ठीक है। इसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट को शुगर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम इसमें शुगर ही होता है, ठीक है। और अगर आपका बात किया जाए फैट के बारे में, फैट जिसको हम लोग अदर वर्ड में लिपिड भी कहते हैं, जो कि यहाँ पे आप लोगों के सामने दिख रहा है, अदर वर्ड में हम इसको लिपिड भी कहते हैं। तो ये फैट को जिसको हिंदी में कहा जाए तो वसा आप लोग सुने होंगे, ठीक है, वसा। तो इसको कितना लेना चाहिए, तो ये आपको 80 ग्राम पर डे लेना चाहिए, ठीक है, 80 ग्राम पर डे लेना चाहिए वसा को आपको। और अगर बात किया जाए प्रोटीन का, तो प्रोटीन आपको कितना लेना चाहिए, इसमें देखिए कैटेगरी है प्रोटीन में, एक होता है आपका एडल्ट, और एक होता है आपका टीनेज, ठीक है, और एक होता है आपका चाइल्ड, ठीक है। और अगर फोर्थ कैटेगरी देखें तो कोई प्रेग्नेंट लेडी अगर हो तो उसको भी प्रोटीन का मात्रा डिसाइड होना चाहिए कि किस किस अमाउंट में प्रोटीन लेना है। तो अगर आप एडल्ट हैं तो आपको 0.8 ग्राम के आसपास पर केजी के आसपास प्रोटीन लेना चाहिए, ठीक है। और ये जो आपका आवर बॉडी वेट जो होता है पर डे, आपका जो वो बॉडी वेट है उसके हिसाब से, ठीक है, जो आपका यहाँ पे 0.8 ग्राम, 1 केजी अगर आप कुछ लेते हैं तो उसमें 0.8 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए, ठीक है, जो कि आपके बॉडी जितना है उसके हिसाब से। जैसे आपका बॉडी का वेट कितना है, आवर बॉडी वेट पर डे कितना होता है, पर डे मतलब सॉरी जो वेट है आपका, उस वेट के अकॉर्डिंग आपको इतना प्रोटीन लेना चाहिए। जैसे आपका मान लीजिए 50 केजी वेट है, तो 1 केजी का आपको 1.8 लेना चाहिए, तो 50 इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा, 4 केजी के आसपास प्रोटीन लेना चाहिए। मतलब इसका 0.8 ग्राम लेना चाहिए। अच्छा जी, ये केजी में है, ये ग्राम में, ये 1000 पार्ट है इसका, ठीक है, तो ये गलत हो गया, ये ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे देखिए क्या, अगर मान लीजिए आपका बॉडी का वेट 50 केजी है, इसका मतलब अगर ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 50,000 ग्राम, तो आपका ये ग्राम है, तो पर केजी अगर इतना है तो आपको इतना ग्राम लेना है। तो आप इसको, हाँ, ये 50 केजी में क्या करिए आप 0.8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इतना आपको प्रोटीन लेना चाहिए एडल्ट के बारे में। अगर टीनेज का बात करें तो टीनेज में 0.95 ग्राम पर केजी के आसपास लेना चाहिए ऑफ बॉडी वेट। अगर उसका बॉडी वेट कितना है उसके अकॉर्डिंग ये रेशियो चलेगा। अगर चाइल्ड का बात किया जाए तो 2 ग्राम पर केजी होना चाहिए, ठीक है, चाइल्ड को देखिए ज़्यादा होना चाहिए, 2 ग्राम है यहाँ पे। और अगर ये प्रेग्नेंट लेडी का बात करें तो इसमें 55 से लगभग 70 ग्राम के आसपास जाना चाहिए, ठीक है, पर डे। तो ये आपका रेशियो बता दिया गया। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड और प्रोटीन के बारे में बताया गया। और हमको अगर वाटर का बात किया जाए तो वाटर जो है हमारे बॉडी में, मतलब हमको वाटर कितना पीना चाहिए, तो ये लगभग आपको वाटर 5 से 6 लीटर आपका पर डे होना चाहिए, ठीक है, 5 से 6 लीटर पर डे आपको वाटर पीना चाहिए। तो ये है आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन। और ये आपको बता ही दिया गया, माइक्रो जिसमें आई है उसमें आपका विटामिन्स होता है और मिनरल्स होता है। विटामिन मिनरल दोनों आपको मिलीग्राम में लेना है, और ये बहुत कम अमाउंट में खाया जाता है। तो वो आपको विटामिन वाले स्लाइड में आपको अच्छे से विटामिन के बारे में बता दिया जाएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे टॉपिक है आपका कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ पे देखिए कार्बोहाइड्रेट के बारे में इन डिटेल अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले आप कंपोजिशन बताइए कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या होता है। पहला पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट में आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है। क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप लोग डायरेक्ट कहिए कार्बोहाइड्रेट में ओनली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। और इसके रेशियो का बात किया जाए तो ये 1:2:1 में होता है, मतलब 1:2:1 में होता है। और इसमें कार्बोहाइड्रेट का अगर पूछा जाए कंपोजिशन तो इसमें आपका कार्बन प्लस H2O इससे मिलके बना होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बन हो गया कार्बोहाइड्रेट हो गया वाटर,
ठीक है, हाइड्रेट, ये हो गया। और इसका अगर कॉमन नेम पूछा जाए, कॉमन नेम क्या होता है इसका, तो कॉमन नेम इसका होता है शुगर, ठीक है, कॉमन नेम इसका होता है शुगर। और इसका जनरल फार्मूला अगर पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला क्या होता है, तो आपका होता है CnH2nOn। देखिए इसमें तीनों है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, और इसका जनरल फार्मूला आप लोग के सामने है। अगर कितना भी आपको दे दिया जाए, कहे कि 2 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट बताइए, तो हो जाएगा आपका क्या, C2H4O2, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, कार्बोहाइड्रेट। अब इसको कहते क्या है वो आगे वाले सेशन में, मतलब कुछ देर के बाद आपको सारे तरह का कार्बोहाइड्रेट के बारे में पता चलेगा, ठीक है। और देखिए जनरल फार्मूला आपको बता दिया गया CnH2nOn, ठीक है। बट इसमें देखिए जो भी आपका एक सिफिक्स होता है कार्बोहाइड्रेट के लिए, OSE, ठीक है, OSE अगर सिफिक्स लग गया है अगर किसी भी लेटर में, तो वो बायोलॉजी के टर्म में कार्बोहाइड्रेट के लिए लगता है। इसका मतलब वो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, ठीक है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पता चला अभी तक। और इसके अगर फंक्शन का बात किया जाए, ये काम क्या करता है, मतलब इसका काम क्या है कार्बोहाइड्रेट का हमारे बॉडी में, तो ये क्या करता है, ये एनर्जी की तरह काम करता है, हमारे बॉडी में एनर्जी की तरह काम करता है। और ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट एक तरह का स्मॉलेस्ट यूनिट है आपका, किसका, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है, अगर पूछा जाए कार्बोहाइड्रेट्स का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो वो आपका हो जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये आपको याद रखना है। ग्लूकोज क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। और टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट अगर बात किया जाए, कितने तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट में देखिए एक होता है आपका मोनोसैकराइड, दूसरा होता है आपका, एक होता है आपका मोनोसैकराइड, दूसरा होता है ओलिगोसैकराइड, तीसरा होता है आपका पॉलीसैकराइड, ठीक है, तीसरा होता है आपका पॉलीसैकराइड। 3 टाइप का होता है, मोनो, ओलिगो और पॉलीसैकराइड, ठीक है। तो ये आपको टाइप बता दिया गया, 3 टाइप का होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं मोनोसैकराइड को। तो मोनोसैकराइड में देखिए क्या होता है, बस इसी में देखिए सारा टाइप आपको कवर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। और देखिए मोनोसैकराइड को हम लोग वैसे कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं जिसमें क्या होता है, सिंगल, मात्र ओनली 1 शुगर पाया जाता है। वैसे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग मोनोसैकराइड कहते हैं जिसमें सिंगल शुगर पाया जाता है या मिलता है, वैसे कार्बोहाइड्रेट को मोनोसैकराइड कहते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल में अगर देखा जाए, ग्लूकोज का आप एग्जाम्पल जानते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में अगर बात किया जाए तो ग्लूकोज होता है जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है, ये हो गया ग्लूकोज। अगर आप बात किया जाए फ्रुक्टोज के बारे में, ये सब सारा क्या है, मोनोसैकराइड। जैसे इसका क्या होता है फॉर्मूला, C6H12O6, ये भी आपका सेम है। और एक होता है ग्लैक्टोज, इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, C6H12O6, सारे का देखिए सेम फॉर्मूला है, ठीक है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज। और एक होता है आपका RNA, DNA RNA ब्लड वाले चैप्टर में पढ़े होंगे, तो एक होता है आपका RNA, ये भी एज ए कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है, मतलब टाइप है। ये कार्बोहाइड्रेट, इसमें शुगर भी होता है, इसका फॉर्मूला होता है पेंटोज, वो आपको उस वाले लेक्चर में बताए थे, C5H10O5। तो ये जितना भी फार्मूला आपको दिख रहा है सब देखिए, ये वाला जो जनरल फार्मूला है आपके सामने, ठीक है, इस पे सारा बेस्ड है। तो ये सब सारा आपको बता दिया गया कि ये है आपका मोनो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, मोनोसैकराइड कार्बोहाइड्रेट, जिसमें शुगर, नंबर ऑफ शुगर ओनली 1 होता है। और यहाँ पे जो हम लिखे हैं फ्रैक्टोज का जो फॉर्मूला है C6H12O6, इसका एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दे, फल जितना भी हम लोग फ्रूट्स खाते हैं उसमें जो आपका मीठापन आता है, मीठा लगता है, तो वो इसी फ्रैक्टोज के कारण होता है। कई सारे एग्जाम में इसका क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप लोग ये याद रखिएगा, फल का मीठापन फ्रैक्टोज के कारण होता है, ठीक है। अब ये देखिए मोनोसैकराइड का सारा आपको एग्जाम्पल बताए। अब इसमें देखिए कुछ ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा मोनोसैकराइड को मिला के कुछ बनाया जाता है, ठीक है। तो उसमें देखिए ग्लूकोज और फ्रैक्टोज जो है आपका, जैसे आपका यहाँ पे देखिए आपका क्या है, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज, तो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज, ठीक है, या ग्लैक्टोज, ये सब क्या है, एक तरह का आइसोमर है। आइसोमर कहने का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आपको दिख ही रहा है, सारा फार्मूला सेम है, बट इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है,
और सबके कंपैरिजन में, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रैक्टोज या ग्लूकोज ये सब क्या है, सारा हैविंग इसका सारा सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, बट इसका कुछ प्रॉपर्टी अगर देखा जाए, प्रॉपर्टी इसका आपको डिफरेंट मिलेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए ये सब सारा चीज़ आपको बता दिया गया आइसोमर के बारे में, आइसोमर क्या होता है, और ये सब सारा एक दूसरे में जितना भी यहाँ पे एग्जांपल बताया आपको, ये सब सारा क्या है, आइसोमर, ठीक है। इसको हम लोग समावयता कहते हैं हिंदी में, एकदम हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए, ठीक है। और अगर बात किया जाए इसमें और क्या इन्फॉर्मेशन हो सकता है, इसमें देखिए अगर बात किया जाए ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और गैलेक्टोज का, तो इसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड का। इसमें देखिए एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपका CHO होता है, ठीक है। और अगर बात किया जाए कीटोन का, कीटोन का ये फ्रैक्टोज का, तो फ्रैक्टोज में आपका होता है कीटोन। तो कीटोन जो होता है कीटोन, तो इसमें जो आपका फंक्शनल ग्रुप होता है कीटोन का वो होता है OH, ठीक है। और अगर इसमें बात किया जाए ग्लैक्टोज का, ग्लैक्टोज में क्या होता है, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड में क्या होता है, CHO, ठीक है। तो ये आपका कुछ फंक्शनल ग्रुप है जो कि आपको इस जो मोनोमर है, मोनोसैकेराइड, ये सब ग्लूकोज का सारा फंक्शनल ग्रुप आप लोग कार्बोनिक कंपाउंड वगैरह अगर पढ़े होंगे 10th क्लास में, तो वो होता है एक फंक्शनल ग्रुप जो कि किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला में कनेक्ट होके उसके एक्टिविटी को चेंज कर देता है, तो इसको हम लोग कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, उसका फंक्शन चेंज हो जाता है। तो ये सब इस सारे फंक्शनल ग्रुप में चेंज होके वो अपना चेंज करता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि नेचर में पाए जाने वाले सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट फ्रैक्टोज है, वो आपको बता दिया गया। जैसे एग्जाम्पल है आपका हनी, वो भी आपका क्या है, फ्रैक्टोज ही है। और आरएनए में जो राइबोस शुगर पाया जाता है, आरएनए जो हम लोग डीएनए आरएनए पढ़े थे ब्लड वाले में, उसको आप लोग ब्लड वाला सेशन को देखिएगा जरूर, उसमें सारा इन्फॉर्मेशन है ब्लड के बारे में, प्लेलिस्ट में आपको ब्लड का टॉपिक मिल जाएगा। तो आरएनए में जो राइबोस शुगर पाया जाता है, आरएनए में जो राइबोस शुगर पाया जाता है वो एक टाइप का शुगर है जो कि आपका पेंटोज कहते हैं उसको, इसको क्या कहते हैं, पेंटोज, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग पेंटोज। ये भी आपका शुगर है। तो मोनोसैकेराइड के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आप लोग के सामने है। अब हम लोग पढ़ेंगे ओलिगोसैकेराइड के बारे में। स्पेस तो इसमें है नहीं, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अच्छा यहाँ पे वो बना हुआ है, तो यहाँ पे ही हम लोग ओलिगोसैकेराइड को थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है, या थोड़ा सा रब कर लेते हैं ओलिगोसैकेराइड को। ओलिगोसैकेराइड में देखिए क्या होता है कि इसमें मिनिमम जो है ना, मिनिमम 2 या मैक्सिमम 10, ओलिगोसैकेराइड में क्या होता है, मिनिमम 2 या मैक्सिमम 10 आपका क्या होगा, शुगर मिलकर बना होता है। मोनोसैकेराइड में क्या था, एक शुगर मिलकर बन रहा था, बट यहाँ इसमें क्या है, किसमें, ओलिगोसैकेराइड में, इसमें मिनिमम आपका 2 शुगर है और मैक्सिमम आपका 10 शुगर से मिलके बना होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं ओलिगोसैकेराइड, सेकेंड नंबर ओलिगोसैकेराइड। इसमें आपका मिनिमम 2 मैक्सिमम 10 शुगर मिलके बना होता है, इसको हम लोग ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। इसमें मिनिमम 2, इसका मतलब 2 जो शुगर लेंगे तो हम लोग मोनोमर को ही उठाएंगे मोनोमर को ही लेंगे, तो इसमें 2 मोनोमर कौन सा हो जाएगा आपका, एक आप ले लीजिए एग्जाम्पल ग्लूकोज और एक ले लीजिए आप फ्रैक्टोज। दोनों का फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला हम नहीं लिखेंगे। तो ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज अगर हम लोग मिलाएंगे तो आपका क्या बनेगा, सुक्रोज, ठीक है। ग्लूकोज फ्रैक्टोज आपका बनेगा सुक्रोज, तो ये है आपका सुक्रोज। तो ये आपका क्या हो गया, डाइसैकेराइड। इसका मतलब क्या है, डाई क्यों बोले, इसमें 2 मोनोमर मिलके, 2 मोनोमर कार्बोहाइड्रेट मिलके बना है, तो सुक्रोज आपका डाइसैकेराइड होता है। और इसका फॉर्मूला अगर देखा जाए C12H22O11, ठीक है, C12H22O11 प्लस में वाटर निकलता है, ठीक है। तो ये है आपका सुक्रोज का फॉर्मूला, ठीक है, जो कि आपका डाइसैकेराइड होता है। अगर सुक्रोज को, ये जो सुक्रोज है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेबल शुगर कहते हैं या हाउस होल्ड शुगर कहते हैं, जो हम लोग चीनी खाते हैं घर में, तो यही आपका सुक्रोज है। ग्लूकोज और फ्रैक्टोज मिलके बनता है सुक्रोज, ठीक है। घरेलू चीनी वगैरह जो होता है ना, वो यही होता है। और अगर एग्जाम्पल ले लैक्टोज का, तो एक होता है लैक्टोज, सुक्रोज लिए, एक होता है लैक्टोज। तो लैक्टोज किस किस से मिलके बना होता है, एक होता है आपका ग्लूकोज
और एक होता है आपका ग्लैक्टोज। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज को मिलाएंगे तो लैक्टोज बनेगा, और लैक्टोज जो होता है रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, हम लोग मिल्क वगैरह जो पीते हैं दूध, उसमें जो स्वीट्स आता है मिल्क में, ठीक है, मिल्क में जो स्वीट्स आता है मीठापन, वो इसी लैक्टोज के वजह से होता है। तो ये जो लैक्टोज है इसी लैक्टोज के वजह से होता है, और इसका भी फॉर्मूला आपका क्या होगा, C12H22O11 प्लस H2O। और ग्लूकोज का आपको फार्मूला पता ही है, और ग्लाइकोज का फार्मूला आपको बता ही दिया गया है, बार बार नहीं लिखना है, ठीक है, जल्दी से कंप्लीट करना है आपको। सुक्रोज बताए, लैक्टोज बताए, और एक होता है आपका माल्टोज, ठीक है, ये सारा आपका ओलिगोसैकेराइड में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और एक होता है आपका माल्टोज। अब माल्टोज किस किस से मिलकर बना होता है, ये होता है आपका ग्लूकोज से और आपका ग्लूकोज, दो ग्लूकोज को मिलाने के बाद माल्टोज बनता है, ये याद रखिएगा। ग्लूकोज, दो ग्लूकोज मिलाने के बाद माल्टोज बनता है, और ये उबले पानी के चावल में, पानी में जो आप पानी चावल वगैरह बनाते होंगे, तो उसमें जो पानी जो आप निकालते हैं चावल को फिर रखने के लिए, जो पानी निकलता है खौल जाने के बाद, उबल जाने के बाद, तो वो जो पानी होता है वही होता है माल्टोज, जिसको हम लोग शायद माड़ वगैरह भी कहते हैं, ठीक है। ये उबले पानी में जो निकलता है, चावल को उबालने के बाद जो पानी निकलता है उसको हम लोग कहते हैं माल्टोज, और उसमें ग्लूकोज, दो ग्लूकोज इसमें पाया जाता है, और इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6 ग्लूकोज का, ठीक है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला भी बता दिया गया। तो दो ग्लूकोज से मिलकर बनने वाला कार्बोहाइड्रेट क्या है आपका, माल्टोज, जो कि आपको चावल के ग्रेवी में पाया जाता है, जिससे निकाला जाता है चावल को पकाने के बाद। तो माल्टोज के बारे में क्लियर। तो ओलिगोसैकेराइड भी आपको बता दिया गया, दो या दो से ज़्यादा, मैक्सिमम 10 से ज़्यादा नहीं, तो 10 तक आपका अगर शुगर मिल के बन रहा है तो वो आपका क्या है, ओलिगोसैकेराइड। अब हम लोग किसका बात करेंगे, पॉलीसैकेराइड के बारे में। पॉलीसैकेराइड के लिए स्पेस थोड़ा ले लें, या इसको पूरा क्लीन कर देते हैं। तो पॉलीसैकेराइड में देखिए क्या होता है, थर्ड है आपका पॉलीसैकेराइड। अब इसमें देखिए क्या होगा कि मिनिमम इसमें 11 और मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम इन्फिनिटी, जितना भी आप शुगर मर्ज कर दीजिए तो उससे जो आपका कार्बोहाइड्रेट बनेगा वो है आपका क्या, पॉलीसैकेराइड, ठीक है। मिनिमम 11, मैक्सिमम इन्फिनिटी शुगर से मिलकर जो कार्बोहाइड्रेट बनता है उसको हम लोग पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए ग्लूकोज है आपका G, ठीक है, अगर ये N, इसका अगर मान लीजिए जैसे हम लोग दो ग्लूकोज मिलाएंगे तो ग्लूकोज 2 लिखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे N ग्लूकोज ले रहे हैं, N मतलब N का नंबर डिफाइन होना चाहिए, तो ग्लूकोज N ले रहे हैं, इसका मतलब N तक ग्लूकोज ले रहे हैं। तो N ग्लूकोज, अगर N का वैल्यू ग्रेटर देन 1 और 11 और इक्वल टू 11 है तो ये आपका क्या है, पॉलीसैकेराइड में काउंट होगा। यानी कि 11 से कम नहीं होना चाहिए, 11 हो बट 11 से ज़्यादा हो, कम नहीं होना चाहिए। अगर 11 से कम है तो वो पॉलीसैकेराइड में नहीं आएगा, और 11 से ज़्यादा या 11 के इक्वल है वो आपका पॉलीसैकेराइड में आएगा। यानी कि ग्लूकोज हम लिए, ग्लूकोज क्या होता है, एक तरह का मोनोसैकेराइड होता है जिसमें ढेर सारा मिलाने के बाद आपको कार्बोहाइड्रेट बनाया जाता है, ठीक है। मतलब ओलिगोसैकेराइड बनाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ओलिगोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। और ये आपका जब एन टर्म मिल जाता है, या आप जो एग्जांपल हम आपको यहाँ पे ये वाला दिए, तो इस तरह का अगर ग्लूकोज का कॉम्बिनेशन मिले 11 या 11 से ज़्यादा, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज। तो आपको देखिए यहाँ पे मिल गया सेलुलोज। आप लोग काफ़ी समय से सुन रहे होंगे सेलुलोज 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 क्या है, तो ये है आपका सेलुलोज। मतलब क्या है कि 11 से ज़्यादा अगर शुगर को आप मर्ज कर दे तो वो आपका क्या बन जाएगा, सेलुलोज। सेलुलोज क्या है, एक आपका ग्लूकोज का वो है, जैसे आप ढेर सारा ग्लूकोज मिला लेते हैं, जैसे आप ढेर सारा, जैसे आप लोग पॉलीमर वगैरह पढ़े होंगे तो पॉलीथीन बहुत सारा मिला दे, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होता है, तो वो एक बन जाता है। जैसे बोतल बनाना हो प्लास्टिक का तो उसमें बहुत सारा पॉलीमर चाहिए, तो उसी तरह यहाँ पे बहुत सारा ग्लूकोज को मिलाने के बाद हम लोग सेलुलोज बनाते हैं। तो सेलुलोज क्या है, एक तरह का ग्लूकोज का बहुलक है, हिंदी में कहा जाता है बहुलक, ठीक है। तो ग्लूकोज का बहुलक है सेलुलोज। और इस सेलुलोज अगर आया है यहाँ पे टर्म, तो इस सेलुलोज के बारे में थोड़ा सा जान लें। तो सेलुलोज का अगर फंक्शन बात किया जाए, ये क्या होता है, ये एक तरह का प्लांट कार्बोहाइड्रेट होता है। प्लांट कार्बोहाइड्रेट अगर पूछा जाए तो क्या होगा आपका, सेलुलोज। और प्लांट का जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल, जब सेल वाला चैप्टर पढ़े हैं
सेशन में देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको सेल वाला भी चैप्टर मिलेगा, आप लोग जाके देखिए। इन डिटेल एक ही वीडियो में सारा कुछ बताने का कोशिश किया गया है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो प्लांट का जो सेल वॉल है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सेल वॉल को क्या, कोशिका भित्ति, जो जिससे मिलकर बना होता है, जो सेल वॉल है वो इसी सेलुलोज से मिलकर बना होता है। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन भी आया हुआ है कि सेलुलोज जो है वो कोशिका भित्ति जो है प्लांट का जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बना होता है, और ये पूछा जाए कि ये पाया कहाँ जाता है, मतलब सेलुलोज कहाँ पाया जाता है फाउंड, तो सेल वॉल है, पेड़ में सेलुलोज होता है, सेल वॉल का प्रोटेक्शन करता है, सेल का प्रोटेक्शन करता है पेड़ के सेल का। तो ये आपका इन नेचर बहुत एमेंडेंट अमाउंट में पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है सेलुलोज इन नेचर, ठीक है। तो नेचर में आपका सेलुलोज पैदा है। अगर इसका अदर यूज़ का बात करें, इसका यूज़ क्या है, सेलुलोज का काम क्या है, ये पेपर इंडस्ट्री में काम आता है। और आपका इसमें जो सेविंग मिरर है, जो मिरर वगैरह आप बनाते हैं उसके पीछे एक सिल्वर करते हैं ना पेंट, ताकि जिससे रिफ्लेक्ट होके फिर हमको सारा इमेज दिखे हमारे फेस का, तो वो सिल्वरिंग के लिए सेलुलोज का यूज़ किया जाता है। फिर अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बात किया जाए तो कपड़े को बनाने वाले इंडस्ट्री जो होता है टेक्सटाइल, उसमें इसका यूज़ किया जाता है सेलुलोज का। तो इस तरह का वर्क होता है सेलुलोज का। और इसका अगर पूछा जाए, अगर इसका ही पूछा जाए बहुत सारा सेलुलोज मिलकर क्या बनता है, तो एक होता है आपका रेयन, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे 10th में या 12th में भी है रेयन। तो रेयन क्या है, सेलुलोज का बहुलक है। जैसे आपका क्या था, सेलुलोज का बहुलक क्या था, ग्लूकोज, और रेयन का बहुलक कौन है, सेलुलोज, यानी कि सेलुलोज मिलकर रेयन बनाते हैं। तो ये सब सारा आपको क्लियर हो गया। और यहाँ पे सेलुलोज के बारे में क्लियर हो गया, आपको तीनों टाइप का कार्बोहाइड्रेट बता दिया गया। और देखिए एक और एग्जांपल होता है, एक सुने होंगे आप स्टार्च के बारे में, STARCH, स्टार्च के बारे में सुने होंगे। तो ये इसको हिंदी में अगर बात किया जाए तो इसको हम लोग कहते हैं मंड, ठीक है, मंड, स्टार्च को कहते हैं मंड। और ये जो होता है, जो प्लांट होता है आपका, जैसे गेहूं का वो होता है आपका, क्या होता है, प्लांट ही होता है, हाँ, गेहूं का प्लांट होता है, और आपका राइस का होता है, पोटैटो का होता है। तो उन सब में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं स्टार्च। जो भी आपका व्हीट, राइस और पोटैटो वाला जो पौधा वगैरह होता है, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टार्च, ठीक है। तो आपको स्टार्च के बारे में बता दिया गया। अगर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, जो ह्यूमन है सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कौन सा खाता है, अगर पूछा जाए जो ह्यूमन है आपका सबसे ज़्यादा कौन सा कार्बोहाइड्रेट खाता है, तो आपका आंसर होगा यही स्टार्च। स्टार्च वाला जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ह्यूमन सबसे ज़्यादा खाता है, ठीक है। और अगर एक और देखें टर्म आता है साइटिन, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं CHITIN, ठीक है, साइटिन। ये क्या होता है, साइटिन नहीं, काइटिन, सॉरी, काइटिन क्या होता है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। शायद हम प्रोटीन बता दिए थे पिछले वाले लेक्चर में, ठीक है, उसको सही कर लीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट है, शुगर होता है, ठीक है। तो हाँ, काइटिन जो होता है, काइटिन, तो काइटिन कीड़ों की सबसे ऊपरी सतह को बनाता है। जो भी कीड़ा होता है आपका, काइटिन जो है वो सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है कोई भी इंसेक्ट्स का, तो वो काइटिन के द्वारा ही बना होता है। और जो फंगस होता है आपका, फंगस का जो कोशिका भित्ति होता है, जो सेल वॉल होता है फंगस का, फंगस को हम लोग हिंदी में कहते हैं कवक का जो कोशिका भित्ति होता है वो काइटिन का ही मिलकर बना होता है। यानी कि फंगस जो होगा, फंगस पड़े थे सेल वाले में, तो उसका जो आपका सेल वॉल है, कोशिका भित्ति, वो इसी काइटिन का मिलकर बना होता है, ठीक है। स्टार्च बता दिए, काइटिन बता दिए। और एक टर्म आता है आपका, आता है ग्लाइकोजन, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, ये क्या है, एक एनिमल कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च क्या था, प्लांट कार्बोहाइड्रेट जो ह्यूमन ज़्यादा खाता है। साइटिन क्या है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है जो इंसेक्ट्स के अपर लेयर को फॉर्म करने में हेल्प करता है। और ग्लाइकोजन क्या है, आपका एनिमल कार्बोहाइड्रेट है। और जो भी आपका एनिमल है उसमें अगर पूछा जाए स्टोर कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है,
तो ये आपको बताना है जंतु जो भी होता है, एनिमल, जंतु में संचित कार्बोहाइड्रेट का रूप मानव को सम्मिलित करके, यानी कि मानव जो होता है वो भी एक जंतु का पार्ट है। तो इसमें पूछा जाए तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है किसी भी एनिमल या किसी भी ह्यूमन में। ठीक है, तो ग्लाइकोजन मानव शरीर में कहाँ पाया जाता है या स्टोर कहाँ होता है ग्लाइकोजन? तो ये आपका लीवर जो होता है, जिसको लीवर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, लीवर को हम लोग, मिस हो गया, लीवर हिंदी में क्या कहा जाता है? ठीक है, याद आएगा तो कमेंट कर दीजिए आप लोग। ठीक है, तो लीवर में स्टोर होता है आपको ग्लाइकोजन, जो कि आपके ह्यूमन बॉडी में स्टोर कहाँ होता है, लीवर में। और ह्यूमन बॉडी में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन में स्टोर होता है, ये भी आपको बता दिया। यानी कि ग्लाइकोजन क्या है, ह्यूमन कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च क्या है, प्लांट कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और यहाँ पे एक और टर्म आता है हिपैरिन, ब्लड वाले चैप्टर में खूब अच्छे से हम लोग पढ़े हैं हिपैरिन, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से। हिपैरिन का क्या काम है, ये आपका क्या है, पॉलीसैकेराइड है। हिपैरिन कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट, जो नसों में हिपैरिन के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। ये हम टोटल अच्छे से डिस्कस किए थे क्यों नहीं जमता है। ठीक है, तो नसों में हिपैरिन के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। और हिपैरिन को एंटी क्लॉटिंग एजेंट भी कहा जाता है। एंटी क्लॉटिंग एजेंट को कहा, एजेंट किसको कहा जाता है, हिपैरिन को। और हिपैरिन कहाँ से बनता है, अगर पूछा जाए फॉर्मेशन ऑफ हिपैरिन, तो ये भी लीवर से बनता है। ठीक है, लीवर से बनता है आपका हिपैरिन। ठीक है, तो हिपैरिन का फॉर्मेशन लीवर हो गया। और शुगर फ्री एक टर्म सुने होंगे आप लोग, शुगर फ्री। शुगर फ्री क्या होता है, तो शुगर फ्री ये एक ऐसा कंपाउंड है जो अनडाइजेस्टेबल होता है, ये पचने में पचता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता है, यहाँ से कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। ये जो है शुगर फ्री, जैसे हम लोग क्या करते हैं, शुगर फ्री का वो टैबलेट आता है, वो आप डालिए, आपको मीठा लगेगा, बट उससे ना आपको कुछ एनर्जी मिलेगा, और ये अनडाइजेस्टेबल होता है, बट वो घुलता है तभी मीठा लगता है। तो ये है आपका शुगर फ्री। शुगर फ्री या आर्टिफिशियल स्वीटनर भी इसको कहा जाता है। और इसका काम क्या है कि जिसमें आप डालें उसको मिठास प्रदान करे, प्रदान मतलब गिव करे, दे। ठीक है, तो आपको मीठा लगना चाहिए, वो है आपका शुगर फ्री या आर्टिफिशियल स्वीटनर। ठीक है, और ये यूज़ जो होता है आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट्स को कहा जाता है। आर्टिफिशियल शुगर फ्री जो होता है ये आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट होता है। और इसको हम लोग अगर डिवाइड किया जाए ये क्या कहते हैं, शुगर फ्री को, तो शुगर फ्री आपका आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, और इसमें देखिए 3 टाइप में डिवाइड होता है। और एक होता है आपका सैकरेरिन, SACHARIN। ठीक है, सैकरेरिन। और एक होता है आपका एस्पार्टेम, ASPARTAME। ठीक है, और एक होता है आपका सेक्रालोज, सुक्रालोज, SUCRALOSE। ठीक है, तो ये आपका 3 टाइप का होता है। और इसमें देखिए क्या होता है, ये आपका सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट होता है सेक्रालिन। और आपका आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट इसी को कहा जाता है, सेक्रालिन को। और ये सबसे ज़्यादा यूज़ अगर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा सुक्रालोज होता है यूज़, सबसे ज़्यादा यूज़ आपका सुक्रालोज होता है। और इसको हम लोग आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो ये था आपका शुगर फ्री, आर्टिफिशियल स्वीटनर जिसको कहिए या शुगर फ्री, जो भी कहिए। ठीक है, तो ये सब आपका था कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स का सारा चीज़ क्लियर हो गया। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये सब सारा था। अब हम लोग चलते हैं कहाँ, फैट और लिपिड में। कार्बोहाइड्रेट हम लोग सारा क्लियर कर चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे फैट और लिपिड को। ठीक है, तो फैट और लिपिड से आप लोग को क्या समझ में आता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, वसा। ठीक है, अब वसा जो होता है, फैट, ये आपका क्या है कि सबसे पहले इसका कंपोजिशन जानिए। फैट में होता क्या क्या है, इसमें आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 3 चीज़ होता है। ठीक है, फैट में, वसा में। और ये क्या करता है, जब आप नहीं कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जब आप फास्टिंग पे रहते हैं, तो उस समय जो आपके बॉडी के अंदर फैट और लिपिड जो होता है वो आपको एनर्जी ट्रांसफ़र करता है। मतलब एनर्जी उसी से आपको मिलता है, ताकि आप उतना देर तक जीवित रह पाएँ। मतलब आपको लगे कि नहीं, वीकनेस नहीं हो रहा है, तो आपका फैट क्या करता है, वहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करता है। और इसमें देखिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसका मतलब क्या, इसमें नाइट्रोजन नहीं होता है।
तो आप लोग को ये माइंड में रखना है कि फैट में नाइट्रोजन नहीं होता है। और इसका पूछा जाए स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, तो फैट का स्मॉलेस्ट यूनिट जैसे क्या था आपका सेलुलोज का स्मॉलेस्ट क्या था, ग्लूकोज। तो उसी तरह फैट का स्मॉलेस्ट क्या होता है आपका स्मॉलेस्ट यूनिट फैटी एसिड। फैटी एसिड आप लोग सुने होंगे, तो फैटी एसिड से मिलकर बना होता है। और हमारा जो फैटी एसिड है स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, स्टोर होता है हमारे बॉडी में, स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, फैट जो भी होता है स्टोर अगर पूछा जाए कैसे होता है, तो आपके फैटी एसिड के फॉर्म में स्टोर होता है हमारे बॉडी में। और इसको हम लोग एज ए फास्टिंग में एनर्जी के लिए काम करते हैं। फैट हमको क्या करता है, जब हम फास्ट रहते हैं तो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो फंक्शन ऑफ फैट का अगर बात किया जाए, फंक्शन ऑफ फैट, तो ये फास्टिंग के समय में एनर्जी प्रोवाइड करता है, सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन। और अगर इसका पूछा जाए कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितना कैलोरी एनर्जी मिलता है, तो 4 किलो कैलोरी आपका एनर्जी मिलता है। ठीक है, 4। और अगर पूछा जाए 1 ग्राम फैट में कितना एनर्जी मिलता है, तो आपका एनर्जी होता है 9 किलो कैलोरी। ठीक है, तो बट ये क्या होता है, जब आप फास्ट होते हैं तो ये आपका जब फास्ट होने के बाद एनर्जी का ज़रूरत होता है तो आपको फैट से मिलता है, बट कार्बोहाइड्रेट्स में कोई फास्टिंग का ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसका एनर्जी थोड़ा लो है। इसका मतलब क्या है कि आप अगर फैट स्टोर करके रखे हैं तो थोड़ा सा आप डाइटिंग पे जाइए, थोड़ा सा कम खाइए। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कम लीजिए, तो वो कार्बोहाइड्रेट का फुलफिलमेंट आपका इस फैट से होगा, जो कि आपको एनर्जी में ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, और आपका फैट भी जाएगा और आप एनर्जेटिक भी फील कीजिएगा। ठीक है, तो आपका ये बता दिया गया। और 1 ग्राम प्रोटीन का अगर बात किया जाए कि 1 ग्राम प्रोटीन लेने पर कितना एनर्जी मिलता है, तो ये है आपका 4.3 किलो कैलोरी। ठीक है, ये आपका यूनिट है किलो कैलोरी। ठीक है, एनर्जी का। तो ये 3 इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया गया फैट के बारे में। और देखिए, विटामिन में घुलने में हेल्प करता है, विटामिन को घुलाने में हेल्प करता है। ये जो फैट है इसका एक और काम है कि विटामिन जो हमारे बॉडी में है, विटामिन को घुलाने में ये हेल्प करता है। ठीक है, और आपका एक और इन्फॉर्मेशन है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी ये कंट्रोल करता है। हमारे बॉडी का अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसको भी ये कंट्रोल करता है। फैट की वजह से बॉडी टेम्परेचर नियंत्रित होता है, हिंदी में हो गया नियंत्रित। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख दें, इसको बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करता है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, बैड कंडक्टर ऑफ एनर्जी। तो बैड कंडक्टर वर्ड यहाँ पे यूज सही होगा, बैड कंडक्टर ऑफ एनर्जी कहिए कि ये बैड कंडक्टर ऑफ एनर्जी है और सर्दी और ठंड से बचाता है। ये जो फैट है ये आपको हेल्प करेगा सर्दी और ठंड से भी बचाने में। ठीक है, तो सर्दी और ठंड से आपको ये हेल्प करेगा बचाने में। और ये हिंदी में इसको कहते हैं कुचालक की तरह काम करता है, ऊर्जा का ये कुचालक होता है। ठीक है, तो आपको ये बता दिया गया। और अगर यहाँ पे विटामिन्स का बात हुआ है तो हम विटामिन्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे ही, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वैसा जो विटामिन जो आपका फैट में सॉल्युबल है, तो आपका होता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये जो 4 विटामिन है ये आपका क्या है, फैट सॉल्युबल है। ठीक है, जब फैट सॉल्युबल है तो आपका वाटर में ये सॉल्युबल नहीं होगा। ठीक है, और अगर पूछा जाए फैट इनसॉल्युबल, तो इस 4 विटामिन के अलावा जो बचा आपका विटामिन बी एंड सी, तो ये आपका क्या है, फैट इनसॉल्युबल। फैट आपका इनसॉल्युबल है। इसका मतलब क्या है, जब ये फैट इनसॉल्युबल है तो इसका मतलब वाटर में क्या होगा, ये सॉल्युबल होगा। ठीक है, तो बी एंड सी वाटर सॉल्युबल बट फैट इनसॉल्युबल। और ए डी ई के ये आपका वाटर इनसॉल्युबल बट फैट सॉल्युबल। तो ये सब सारा आपको इन्फॉर्मेशन फैट अगर डिस्कस हो रहा था तो अभी बता दिए। अब हमारे बॉडी में फैट को स्टोर पूछा जाए कि फैट स्टोरेज कहाँ होता है, संचित हिंदी में कहा जाए इसको, तो संचित कहाँ होता है, तो एक होता है आपका एडिपोज टिश्यू। ठीक है, अगर पूछा जाए स्टोर कहाँ होता है फैट, तो एक होता है आपका एडिपोज टिश्यू। ठीक है, एडिपोज टिश्यू, जिसको हम लोग हिंदी में भी एडिपोज टिश्यू कहते हैं। और ये लोकेशन अगर पूछा जाए ये एडिपोज टिश्यू का,
तो हमारा जो बॉडी का स्किन है, बाहर वाला स्किन और एक अंदर वाला मसल्स के ऊपर जो स्किन होता है, तो उसके बीच में जो ये होता है, तो ये होता है एडिपोज टिश्यू का स्पेस। तो इसी में क्या होता है, आपका फैट स्टोर होता है। इसका मतलब फैट आपके बॉडी के ना तो अंदर है ना तो बाहर है, बट दो स्किन के बीच में है, तो एडिपोज टिश्यू कहते हैं, और इसी में आपका फैट स्टोर होता है। ठीक है, तो आपको फैट के बारे में बता दिया गया। अब पूछा जाएगा आपसे फैट कितने टाइप का होता है, तो आपको बताना है फैट आपका 2 टाइप के होते हैं। अब 2 टाइप के कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे हम बताने के लिए है पहला दूसरा। फर्स्ट आपका फैट जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड फैट, ठीक है, सैचुरेटेड फैट, और दूसरा होता है आपका अनसैचुरेटेड फैट। ठीक है, सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट, अब इस दोनों में डिफरेंस बताएंगे आपको हम। तो सैचुरेटेड फैट होता क्या है, वैसा फैट जो आसानी से ना डाइजेस्ट हो, ठीक है, आसानी से ना डाइजेस्ट हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सैचुरेटेड फैट। और अनसैचुरेटेड फैट हम वैसे फैट को कहते हैं जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए, तो उसको कहेंगे हम लोग अनसैचुरेटेड फैट। ठीक है, डिफरेंस आपको पता चल गया। अब इसमें देखिए, इसको हम लोग सैचुरेटेड फैट को क्या कहते हैं, इसको हम लोग बैड फैट भी कहते हैं, गंदा, बैड फैट, गंदा वसा। ठीक है, जैसे आपका एग्जाम्पल ले ले, कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो होता है वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है, या आपके बॉडी से मूव नहीं होता है जल्दी, तो ये आपका कोलेस्ट्रॉल हो गया। जैसे आपका और एग्जांपल, जैसे प्योर घी अगर खाते हैं आप लोग, तो वो आपका क्या है, सैचुरेटेड फैट में आता है। जैसे आपका कोकोनट ऑयल हो गया, ऑयल वगैरह, कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, तो ये सब सारा आपका क्या है, सैचुरेटेड फैट होता है। वैसा फैट जो आपका आसानी से ना पचे, इसका मतलब क्या है कि वैसा फैट जो कमरे के टेम्परेचर पे, कमरे का टेम्परेचर कितना होता है आपका 25 डिग्री सेल्सियस, ये याद रखना है, ये कभी कभी क्वेश्चन में आ सकता है। और बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस, तो आपको ये भी याद रखना है। तो वैसा फैट जो कमरे के टेम्परेचर पे, ठीक है, तो कमरे के टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में हो, सॉलिड स्टेट करने का मतलब सॉलिड, ठीक है, कोई सेफ हो, सॉलिड स्टेट में हो मतलब वो लिक्विड फॉर्म में नहीं रहे, तो वैसा टेम्परेचर जो सॉलिड स्टेट में रहे रूम टेम्परेचर पर, तो वैसे सारे फैट को हम लोग क्या कहते हैं, सैचुरेटेड फैट। कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं, ठीक है। और अब यहाँ पे देखिए, और इसमें देखिए एक एग्जांपल आपको सैचुरेटेड फैट में बता दें, मछली को छोड़कर जो भी फैट जो भी एनिमल में पाए जाते हैं, तो उसको हम लोग सैचुरेटेड फैट में काउंट करते हैं। अगर कोई भी एनिमल ले लीजिए, अगर उसमें बात किया जाए फैट कैसा होगा, तो सैचुरेटेड फैट होगा, एक्सेप्ट क्या, फिश। फिश का जो फैट होता है वो सैचुरेटेड नहीं होता है, बट वो एनिमल की कैटेगरी में आता है। तो आपका सैचुरेटेड फैट आपको बता दिया गया। अब इसमें देखिए अनसैचुरेटेड में क्या, वैसा फैट जो आसानी से पच जाए, इसका मतलब इसको हम लोग क्या कहेंगे, गुड फैट। इसका मतलब ये है अच्छा फैट, ठीक है, और इसको हम लोग गुड फैट कहते हैं। और जो रूम टेम्परेचर पे क्या हो, लिक्विड के फॉर्म में हो। यहाँ पे क्या था, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में था, बट यहाँ पे क्या है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड के फॉर्म में हो, तो इसको हम लोग कहते हैं अनसैचुरेटेड फैट। फॉर इसका एग्जांपल लिया जाए तो जो भी आपका फैट पौधे में मिलता है, प्लांट्स वगैरह में जो भी फैट आपको मिलता है जो लिक्विड फॉर्म में, जैसे आप कोई भी फैट ऐसा ले लीजिए जो आपको रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में मिल जाए, वो अनसैचुरेटेड फैट होगा। और आपका जो प्लांट्स वगैरह में फैट होता है वो भी आपका अनसैचुरेटेड फैट के कैटेगरी में आता है। तो ये सब सारा आपको बता दिया गया, अनसैचुरेटेड फैट और सैचुरेटेड फैट, आपको कहीं कोई क्लियर नहीं होगा। और अगर पूछा जाए गुड कोलेस्ट्रॉल, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का पार्ट था, बट इसमें भी देखिए गुड कोलेस्ट्रॉल एक होता है। तो गुड कोलेस्ट्रॉल अगर पूछा जाए तो होता है HDL। HDL अब क्या होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल आपको अगर पूछा जाए, ये गुड कोलेस्ट्रॉल है HDL, तो ये HDL होता क्या है। तो कोलेस्ट्रॉल भी क्या है आपका, 2 तरह का होता है, ये भी आपको नहीं पता था। तो कोलेस्ट्रॉल भी आपको 2 तरह का होता है हमारे बॉडी में, ठीक है, हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल 2 तरह का होता है, एक होता है आपका HDL और एक होता है LDL। अब ये HDL LDL क्या है वो बताते हैं। तो HDL क्या होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको कहते हैं हम लोग हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। HDL इसको हम लोग कहते हैं प्योर घी। जैसे आपका प्योर घी है, इसमें हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, तो प्योर घी क्या हो गया आपका, HDL हो गया। तो गुड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, HDL होता है, ठीक है। और अगर पूछा जाए बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसका लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसका एग्जांपल होता है डालडा वगैरह,
ठीक है, इसमें डेंसिटी नहीं होता है ज़्यादा, मतलब जो समझ लीजिए, ठीक है। तो बैड कोलेस्ट्रॉल क्या हो गया आपका, LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और गुड कोलेस्ट्रॉल क्या हो गया, HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। दोनों का आपको एग्जाम्पल बता दिया गया। और फैट की सबसे छोटी इकाई अगर स्मॉलेस्ट यूनिट बात किया जाए तो फैटी एसिड आपको शुरू में ही बता दिया गया है। तो ये था आपका, ठीक है, फैट के बारे में। और फैटी एसिड का अगर पूछा जाए आपको केमिकल नेम, फैटी एसिड का केमिकल नेम, तो इसको हम लोग कहते हैं मोनोग्लाइसक्राइड, ठीक है, मोनोग्लाइसक्राइड, ठीक है। ये फैटी एसिड का क्या है आपका केमिकल नेम है, ठीक है। तो ये सब आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो फैट का कौन कौन सा तत्व मिलकर बना होता है वो भी आपको शुरू में बता दिया गया, कौन सा तत्व होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो आपको शुरू में यहाँ पे दिख रहा है। ये सब सारा फैक्ट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन इसमें नहीं होता है। तो ये आपका फैट यहाँ पे क्लियर है, फैट और लिपिड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट सेशन है आपका प्रोटीन। तो प्रोटीन में देखिए क्या है, प्रोटीन को भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। हाँ, तो प्रोटीन को भी हिंदी में हम लोग प्रोटीन कहते हैं। अगर इसमें बात किया जाए पदार्थ, एलिमेंट, तो इसमें नाइट्रोजन होता है, कार्बन भी होता है, और आपका हाइड्रोजन भी होता है, और ऑक्सीजन भी होता है। तो जब ये सब होता है तो बचा क्या, कुछ नहीं। यानी कि हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सारा कुछ होता है। और इसका स्मॉलेस्ट यूनिट अगर पूछा जाए तो आपका एमिनो एसिड सुने होंगे आप नाम, एमिनो एसिड। तो इसका क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट प्रोटीन का, ठीक है, जो कि आपका ये एम्फोटेरिक होता है। वो आपको भी हम आगे सेशन में डिस्कस करेंगे। एम्फोटेरिक मतलब दो तरह का एक नेचर निभाए, ठीक है। तो ये एसिडिक बेसिक दोनों होता है, वो अभी हम बात करते हैं, ठीक है। तो एम्फोटेरिक, और इसका प्रोटीन का सेकंड नेम अगर पूछा जाए, दूसरा नाम और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हम लोग इसको पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं। क्या, प्रोटीन को हम लोग पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं। तो ये आपको सारा बता दिया गया, ठीक है। और इसमें देखिए फंक्शन ऑफ प्रोटीन का अगर बात किया जाए, प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है, तो ये आपका फंक्शन क्या होता है, अगर शरीर का ग्रोथ के बारे में बात किया जाए कि शरीर का ग्रोथ, हमारे बॉडी का जो ग्रोथ होता है तो इसी प्रोटीन के वजह से होता है। इसका मतलब क्या है, शरीर के वृद्धि एवं विकास में ये क्या करते हैं, सहायक होते हैं, हेल्प करते हैं। अगर इसका दूसरा फंक्शन का बात किया जाए तो दूसरा फंक्शन और क्या हो सकता है, और जैसे भी मान लीजिए कोई चाइल्ड है, बच्चा है, तो उसमें कुछ भी न्यूट्रिएंट्स का ज़रूरत होता है, तो ये क्या करता है कि बच्चे का महत्वपूर्ण पोषक तत्व जो होता है वो एक प्रोटीन होता है। प्रोटीन उसको अगर अच्छे अमाउंट में बढ़िया से मिलेगा तो उसका ग्रोथ अच्छा से होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस करता है। चाइल्ड में प्रोटीन ज़्यादा जाना जरूरी है चाइल्ड को, ठीक है। और थर्ड में क्या होता है, जो हमारा मसल्स वगैरह होता है, जो बॉडी का मसल्स, उसको फॉर्मेशन करने में, उसको बढ़ाने में ये हेल्प करता है। मसल्स को फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। और आपका चौथा क्या काम हो सकता है इसका, इसमें क्या होता है, एक एंटीबॉडी आपको ब्लड वाले चैप्टर में डिस्कस किए हैं, और एंजाइम, एंटीबॉडी और आपका हार्मोन, ये तीनों जो है ना प्रोटीन से मिलकर बना हो जाता है। इसका मतलब क्या है, एंजाइम भी क्या है आपका प्रोटीन है, और आपका एंटीबॉडी भी क्या है, प्रोटीन है, और आपका एक हार्मोन जो होता है, ठीक है, हार्मोन, ये भी क्या है आपका प्रोटीन है। तो आपका एंजाइम, एंटीबॉडी और हार्मोन, हिंदी में कहते हैं एंजाइम को क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट तो कहते हैं इसको हिंदी में क्या कहते हैं, एंजाइम को एंजाइम ही कहते हैं शायद, ठीक है। याद आएगा तो बता दीजिएगा कमेंट में। और एंटीबॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा। और हार्मोन तो आपको पता ही है, हार्मोन होता है। ये सारा तीनों क्या होता है, प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो ये सारा बता दिया गया। और एंजाइम का वर्क अगर पूछा जाए तो केमिकल रिएक्शन जो होता है हमारे बॉडी में, उसको या तो ये एक्सेलरेट कर देता है या तो रिटार्ड, मतलब घटा बढ़ा सकता है। मतलब ये क्या काम करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता भी है। और कुछ प्रोटीन निगेटिव कैटलिस्ट होता है। देखिए कैटलिस्ट दो टाइप का होता है, ये हम बताएं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट दो टाइप का आपका होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो एंजाइम क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, इसको हम लोग बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी कहते हैं। और प्रोटीन का फॉर्मेशन जो होता है आपका 20 एमिनो एसिड अगर मिला लेते हैं आप, तो आपका प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ये 20 आपको याद रखना है,
20 एमिनो एसिड मिलके प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। तो आपको ये सब सारा डिस्कस कर दिया गया, अच्छे से आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या बात करेंगे कि एक क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि ऑल एंजाइम क्या होता है आपका, ऑल एंजाइम प्रोटीन होता है, बट सारा प्रोटीन और जितना भी आपका एंटीबॉडी है वो भी आपका प्रोटीन होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये जितना भी आपका एंटीबॉडी है वो भी प्रोटीन होता है, और जितना आपका ऑल एंजाइम है वो भी प्रोटीन होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कुछ हार्मोन्स है जो कि आपका प्रोटीन होता है, कुछ हार्मोन्स है जो कि आपका प्रोटीन होता है, ठीक है। कुछ विशेष प्रोटीन शरीर के विशेष अंगों को नियंत्रित करता है, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर कुछ विशेष प्रोटीन है जो शरीर के विशेष पार्ट को कंट्रोल करता है, ठीक है, नियंत्रित करता है। जैसे आपका केराटिन प्रोटीन है पहला, ठीक है। इसको क्या कहता है, इसको हम लोग, इसमें जो केराटिन प्रोटीन है ये इसमें डेड सेल पाया जाता है, ठीक है। और इसको ये जो भी डेड सेल होता है हमारे बॉडी में, ये केराटिन प्रोटीन क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। और ये हमारे शरीर में दो जगह डेड सेल पाया जाता है, एक आपका तो देखिए नेल हो गया पहला, दो जगह, और एक आपका देखिए दूसरा क्या हो गया, हेयर, जो भी आपका बाल वगैरह है तो उसमें आपका दो जगह केराटिन प्रोटीन होता है जो कि आपका डेड सेल को कंट्रोल करता है, और वो यहाँ पे आपको प्रोटीन में एज ए स्टोर होता है, ठीक है। और अगर पूछा जाए जानवरों का जो सींग जो होता है, सींग वगैरह या खुर वगैरह या पैर का नाखून, उसमें भी आपका केराटिन प्रोटीन पाया जाता है, और सेम वही प्रोसेस है जो अभी हम बताया आपको कि कंट्रोल करता है, ठीक है। और इसका एग्जांपल इसको हम लोग कहेंगे ऑप्सिन या हीमोग्लोबिन, ठीक है। ऑप्सिन या हीमोग्लोबिन जानवर वाले में, सींग वाले में या खुर वाले में, पैर का जो नाखून वगैरह होता है। और इसमें देखिए एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बता दें कि जल को अट्रैक्ट करने में कौन सा प्रोटीन आवश्यक होता है, ठीक है। जैसे क्या कह सकते हैं हम लोग, मतलब जब आप क्या करते हैं, पानी में नेल और बाल डालते हैं तो जल क्या करता है, पानी क्या करता है, वो आपको एब्जॉर्ब नहीं करता है। इसका मतलब क्या है कि प्रतिकर्षण हो रहा है, इसका मतलब क्या है, रिपल्सन हो रहा है। इसका मतलब ये जो प्रोटीन है आपका नेल और आपका हेयर वाला, ये आपको क्या कर रहा है कि वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, ठीक है, वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये रिपेल कर रहा है वाटर को, ठीक है। और यहाँ पे हम ऑप्सिन जो अभी आपने डिस्कस किया ऑप्सिन, तो ये ऑप्सिन क्या है आपका, ऑप्सिन ये क्या है, एक तरह का प्रोटीन है जो कि कोन सेल होता है आपका, एक कोन सेल, CONE, कोन सेल होता है। जब सेल पढ़िएगा उसमें कोन सेल आता है, बट इम्पॉर्टेंट नहीं है, समझ लीजिए। कोन सेल कहने का मतलब जो आपका आई के अंदर जो होता है, दो टाइप का सेल होता है, एक होता है आपका कोन सेल और एक होता है आपका रॉड सेल, ठीक है। कोन सेल और रॉड सेल, ये दोनों क्या है, आपका आई का सेल है। तो आई के सेल में दो टाइप का सेल होता है आई के अंदर, कोन सेल और रॉड सेल। तो ऑप्सिन जो है, कोन सेल जो होता है आपका आई के अंदर, उसको कंट्रोल करता है ऑप्सिन, जो कि आपका एक प्रोटीन है, ऑप्सिन प्रोटीन, ठीक है। अब कोन सेल में क्या होता है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कोन सेल को शंकु कोशिका, ठीक है। और रॉड सेल को हम लोग कहते हैं रॉड सेल कहते हैं, ठीक है। रॉड सेल को हिंदी में क्या कहते हैं, रॉड सेल, ठीक है। तो देख लीजिएगा। और इसका फंक्शन अगर बात किया जाए कोन सेल का, शंकु कोशिका का, उजाले में वस्तुओं को देखने में मदद करता है। अगर आपका लाइट है तो उसमें आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखिएगा तो वो किस सेल के हेल्प से देखिएगा, तो आपका वो होगा आंसर कोन सेल, यानी कि शंकु सेल, ठीक है। और रंग का जो आप डिफ्रेंशिएट करते हैं कलर को, ठीक है, उसमें भी ये हेल्प करता है आपका कोन सेल, याद रखिएगा कोन सेल, ठीक है, जो कि आई के अंदर होता है। और रॉड सेल में क्या होता है कि अगर कोई भी गुड्स आपका अंधेरे में रखा हुआ है, कोई भी सामान, तो उसको आप पहचानने में हेल्प करता है आपका कौन, रॉड सेल, कि यहाँ पे कुछ वगैरह रखा हुआ, अंधेरे में भी कुछ ना कुछ कलर डिफ्रेंशिएट होगा जिसकी वजह से आपको एहसास होगा यहाँ पे कुछ रखा हुआ है। और रॉड सेल को अगर पूछा जाए, रेडॉप्सिन प्रोटीन कंट्रोल करता है। रेडॉप्सिन प्रोटीन होता है एक, रेडॉप्सिन प्रोटीन, जो कि आपका ये रॉड सेल को कंट्रोल करता है। तो ये आपको रॉड सेल और कोन सेल के बारे में बता दिया गया, जो कि
प्रोटीन है तो बस बता दिया गया बॉडी के अंदर, याद रख अगर आए तो रखिए, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है। बट कौन सेल और रॉड सेल आपको जानना जरूरी है, जो कि कौन सेल को ऑप्सिन प्रोटीन कंट्रोल करता है और रॉड सेल को कौन प्रोटीन करता है, रोडोप्सिन। देखिए ऑप्सिन रोडोप्सिन, ठीक है, ऑप्सिन रोडोप्सिन, ये याद रखिएगा। और रंगों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए बता दिया गया। और उल्लू वगैरह जो होता है, जो अंधेरे में भी क्या करता है, देख लेता है यहाँ पे कुछ है, तो वही क्या होता है उसमें, ये रॉड सेल को जो कंट्रोल करता है क्या, रोडोप्सिन प्रोटीन उसमें बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है वो रात में भी क्या होता है स्पष्ट रूप से अच्छे से तरीके से देख पाता है, ठीक है। और कलर ब्लाइंडनेस या डे ब्लाइंडनेस वगैरह जो होता है ये ऑप्सिन प्रोटीन की कमी के कारण होता है। अगर आप कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपके बॉडी के अंदर ऑप्सिन प्रोटीन की कमी है, डिफिशियंसी ऑफ ऑप्सिन प्रोटीन। अगर आपको ऑप्सिन प्रोटीन मिल जाए तो आपका कलर ब्लाइंडनेस भी खराब जो हुआ है वो आपका ठीक हो सकता है। इसका मतलब कौन सेल को जो कंट्रोल कर रहा है प्रोटीन वो आपका कम हो गया, इसके वजह से आप क्या कर रहे हैं, कौन सेल आपका काम नहीं कर रहा है, इसके वजह से आप कलर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब सारा आपको। और नाइट ब्लाइंडनेस का अगर बात किया जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस क्या होगा, अंधेरा में आपको कुछ वस्तु को डिफ्रेंशिएट, गुड्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, आपका रोडोप्सिन प्रोटीन की कमी के कारण आपको यहाँ पे कमी है रेडोप्सिन प्रोटीन का, जिसकी वजह से आपको नाइट ब्लाइंडनेस आता है। तो ये आपका बता दिया गया, नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, डे ब्लाइंडनेस क्या होता है। और एक आपका आता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन आपको ब्लड वाले चैप्टर में हेम तो बता ही दिए थे, जिसका हम लोग रूट वर्ड कहते हैं आयरन। तो आयरन ग्लोबुलिन का ये इसको हम लोग कहते हैं प्रोटीन। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, ऐसा प्रोटीन जो आयरन से मिलकर बना होता है, ऐसा प्रोटीन जो आयरन से मिलकर बना होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन प्रोटीन, ठीक है। और इसका काम अगर पूछा जाए हीमोग्लोबिन प्रोटीन का, तो आरबीसी को रेड कलर अगर पूछा जाए कहाँ से मिलता है, तो इसी हीमोग्लोबिन से मिलता है। आरबीसी को रेड कलर कहाँ से मिलता है, तो इसी हीमोग्लोबिन से मिलता है, ठीक है। जो कि आपका इसमें सेंट्रल, अगर पूछा जाए सेंट्रल मेटल क्या है आपका हीमोग्लोबिन में, तो आप क्या आंसर करेंगे, आयरन, ठीक है। तो आपको ये बता दिया गया। और ये प्रोटीन का आपको ये स्मॉलेस्ट पार्ट बता ही दिया गया था, एमिनो एसिड। और थोड़ा सा हम एमिनो एसिड के बारे में अभी डिस्कस कर लेते हैं। एमिनो एसिड क्या होता है कि इसमें देखिए दो टर्म है, एक होता है एमिनो, एक होता है आपका एसिड। तो एमिनो का फुल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, NH2। और आपका एसिड का क्या होता है, COOH, ठीक है। ये है आपका एमिनो एसिड। और प्रोटीन में कौन कौन से तत्व होते हैं वो आपको बता ही दिया गया है शुरू में ही। और एमिनो एसिड का नेचर क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है। मतलब ये एमिनो एसिड जो है आपका, ये दोनों टाइप के तरह से कार्य करता है। इसका मतलब क्या है, वर्क करता है, ये एज ए एसिड भी वर्क करता है और एज ए बेस भी वर्क करता है। इसलिए हम लोग इसको कहते हैं हिंदी में उभयधर्मी और एम्फोटेरिक। और टोटल 20 एमिनो एसिड को अगर मिलाएं तो आपका प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। और इसी 20 को देखिए हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट किए हैं, ऐसा नहीं कि 20 तो प्रोटीन है बट इसमें भी डिफ्रेंशिएट है। जो 20 एमिनो एसिड है तो उसमें देखिए एक होता है आपका एसेंशियल एमिनो एसिड, एक होता है आपका नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। तो एसेंशियल एमिनो एसिड वैसा एमिनो एसिड जो एमिनो एसिड जो हमारे जो भोजन वगैरह जो करते हैं द्वारा लेने पे हमको मिलता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एसेंशियल एमिनो एसिड, ठीक है। और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड जो हमारा बॉडी जो है ऑलरेडी वो अपने से फॉर्मेशन करता है। हमारा बॉडी अगर फॉर्मेशन कर रहा है वो आपका नॉन एसेंशियल है। और हमको अगर बाहर से प्रोटीन लेना पड़ रहा है तो वो आपका क्या है, एसेंशियल एमिनो एसिड। तो आपको ये जानने का मन में आ रहा होगा कि कितना है एसेंशियल, कितना है नॉन एसेंशियल, तो वो भी आपका इच्छा पूरा कर देते हैं। एसेंशियल आपका देखिए 20 में अगर 9 बात किया जाए तो ये होता है आपका एसेंशियल एमिनो एसिड, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में एमिनो अम्ल, ठीक है। और अगर पूछा जाए नॉन एसेंशियल तो ये आपका होता है 11। तो 11 और 9 को जोड़िएगा तो जोड़ के देखिए तो 20 हो रहा है, नहीं शायद लगता है कुछ कम हो रहा है, ठीक है। तो 90 + 11 को आप ऐड कीजिए 20 हो जाएगा। तो ये एसेंशियल आपका 9 होता है और नॉन एसेंशियल आपका 11 होता है। तो ये आपका हो गया आपका एमिनो एसिड, दो पार्ट में डिवाइड होता है और 20 एमिनो एसिड मिलके प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और ये आपका एग्जांपल अगर पूछा जाए एसेंशियल एमिनो एसिड जो हम लोग बाहर से लेते हैं, बाहर से एज ए फूड सप्लीमेंट वगैरह जो भी होता है वो लेते हैं, तो इसका एग्जांपल जैसे मीट वगैरह खाते हैं या एग वगैरह खाते हैं, ये सब क्या है,
प्रोटीन वगैरह होता है। अगर पूछा जाए एग में कितना प्रोटीन होता है तो 7 ग्राम के आसपास आपको एक एग में प्रोटीन मिलता है। तो एग हो गया, या अगर यहाँ इसी में अगर पूछा जाए, एग का 2 पार्ट होता है, एक होता है आपका वाइट पार्ट, एक होता है येलो पार्ट। तो वाइट पार्ट में अगर पूछा जाए कितना प्रोटीन मिलता है तो आपका 4 ग्राम के आसपास मिलता है, और येलो पार्ट में पूछा जाए कितना प्रोटीन मिलता है तो आपका कितना हो जाएगा, लगभग 3 ग्राम के आसपास। तो 4 और 3 को जोड़िए, आपका 7 हो जाएगा। तो 7 ग्राम के आसपास एग में आपको प्रोटीन मिलता है। सोयाबीन वगैरह हो गया, इससे भी आपको प्रोटीन मिलता है, या आपका कुछ दाल वगैरह, पल्स वगैरह हो गया तो उससे भी आपको प्रोटीन मिलता है। तो ये आपका एसेंशियल प्रोटीन यहाँ से मिलता है, और प्रोटीन के बारे में सारा आपको डिस्कस कर दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए और क्या बता सकते हैं, अगर प्रोटीन का पूछा जाए, प्रोटीन सिंगल एमिनो एसिड से नहीं बनता है, बहुत सारे एमिनो एसिड मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन का फॉर्मेशन बहुत सारे एमिनो एसिड मिलते हैं, बहुत सारे एमिनो एसिड जिससे जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड से मिलकर बना होता है आपका एमिनो एसिड, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे डिस्कस कर ले। बासमती राइस वगैरह सुने होंगे, उसका देखिए यूनिक प्रॉपर्टी है। उसका देखिए क्या होता है, उबलता है जब बासमती राइस तो उबलने के बाद लंबा हो जाता है। तो जब लंबा होता है तो उसमें स्मेल आ जाता है। तो हम लोग क्या कहते हैं, बासमती राइस स्मेल कर रहा है, वो सुगंधित है। अब बासमती राइस उबलने के बाद लंबा होने का कारण किसके कारण होता है, तो यहाँ पे एमिनो एसिड जो होता है बासमती राइस के अंदर, जो प्रोटीन होता है वो नाम होता है लाइसिन। एक होता है लाइसिन एमिनो एसिड, किसमें, बासमती राइस के अंदर। तो उसी के कारण क्या होता है कि उबलने के बाद ये लंबा हो जाता है और सुगंधित। अगर ये पूछा जाए लंबा किसके कारण होता है, लॉन्ग, तो ये आपका लाइसिन होता है आपका एमिनो एसिड। और अगर पूछा जाए स्मेल, अगर पूछा जाए कैसे होता है, तो पायरोल, ठीक है, पायरोल के कारण। पायरोल क्या है, एक आपका ये है एमिनो एसिड, तो इसके कारण ये आपका कंपाउंड है पायरोल, ठीक है। तो इसके वजह से आपको यहाँ पे स्मेल मिलता है, सुगंध आपको आता है बासमती राइस में। और चावल में पूछा जाए प्रोटीन का कौन सा पोषक तत्व नहीं पाया जाता है, चावल में कौन सा पोषक तत्व नहीं पाया जाता है चावल में, तो आपका प्रोटीन जो होता है, चावल में कौन सा पोषक तत्व नहीं पाया जाता है, कौन सा, प्रोटीन। प्रोटीन आपका राइस में नहीं पाया जाता है। प्रोटीन पूछा जाए तो राइस में प्रोटीन नहीं है, ठीक है। और अगर पूछा जाए आपसे, कहाँ पे इसको डिस्कस कर ले, और अगर पूछा जाए आपसे कि प्रोटीन के कमी से क्या होता है, तो विटामिन्स वाले में पढ़ेंगे। ये हम लोग प्रोटीन्स वाले में इससे पहले डिस्कस किए थे। डिजीज़ में क्वासियोरकर एक डिजीज़ होता है जो बच्चे को बॉडी का पतला हो जाता है और पेट बाहर निकल जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्वासियोरकर। और सेकंड में अगर बात किया जाए मेरास्मस, मेरास्मस होता है जिसमें जिसमें आपको मेरास्मस भी होता है, ये भी आपका कुपोषण का कारण होता है। क्वासिक्योर और मेरास्मस मतलब बॉडी वगैरह पतला हो जाएगा, ठीक है, पेट वगैरह थोड़ा निकल जाएगा। और आपका होता है चैसिस, एक होता है आपका चैसिस, ठीक है। इसमें क्या होता है, हड्डी टूटने लगता है, मतलब हड्डी जो है ना वो हो जाता है, ताकि बॉडी में प्रोटीन का थोड़ा सप्लाई हो, ठीक है। हड्डियों को टूटना, हड्डियों का टूटना अगर पूछा जाए क्या होता है, तो चिरासिस होता है, क्राइसिस, CACHEXIA, ठीक है। इसमें क्या होता है, हड्डी वगैरह आपका टूटने लगता है और इसमें प्रोटीन का सप्लाई अगर किया जाए तो इसी को हम लोग कहते हैं एक्सेस प्रोटीन। अगर खा लिए आप, मतलब ज़्यादा आपको प्रोटीन अगर लेना पड़ गया, मतलब ज़्यादा आप प्रोटीन ले रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, आपका किडनी पे इफ़ेक्ट होता है। तो किडनी पे जब इफ़ेक्ट होगा तो आपका किडनी क्या होगा, फेल भी हो सकता है। तो इसका मतलब ज़्यादा प्रोटीन भी आपको लेना बॉडी के लिए हानिकारक है, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, प्रोटीन के बारे में सारा कुछ डिस्कस। अब हम लोग बात करेंगे विटामिन्स। विटामिन्स में बात करने के बाद हम लोग मिनरल्स का बात करेंगे, और आपके बाद इसके बाद आपका न्यूट्रिएंट सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका विटामिन्स। तो विटामिन्स में देखिए क्या होता है, विटामिन्स को हम लोग MICRO, माइक्रो, MICRO, ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसको कहते हैं हम लोग विटामिन्स को। और इसका फाउंड अगर पूछा जाए, विटामिन का खोज किया कौन किए थे, तो एक आपके नाम है सी फंक नाम के ये एक थे। सी फंक मतलब
कैश्मीर फंक, ठीक है, ये इनके खोज किए थे विटामिन का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको विटामिन के बारे में बताएंगे। तो इसमें अगर इसका फंक्शन का पूछा जाए तो ये एज ए उत्प्रेरक, उत्प्रेरक मतलब क्या होता है, उत्प्रेरक के तरह काम करता है। उत्प्रेरक मतलब रिएक्शन को जैसे क्या कहते हैं हम लोग, कैटलिस्ट, हाँ कैटलिस्ट को ही हम लोग उत्प्रेरक कहते हैं। तो एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, अगर अब पूछा जाए कि ये क्या करता है, हेल्प करता है प्रोटीन को, विटामिन क्या करता है, प्रोटीन को घुलाने में हेल्प करता है। प्रोटीन अभी जस्ट पढ़े थे हम लोग कि विटामिन क्या करता है, प्रोटीन में घुलता है, ठीक है। तो प्रोटीन को हेल्प करता है घुलने में, विटामिन को हेल्प करता है। और यहाँ पे देखिए क्या है, आपका अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे ऑप्सिन प्रोटीन, ठीक है। तो ऑप्सिन प्रोटीन से अगर हमको कन्वर्ट करना होगा रेडॉप्सिन प्रोटीन का, तो इसमें देखिए विटामिन ए का हेल्प लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि देखिए प्रोटीन को भी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने में ये हेल्प करता है आपका विटामिन, ठीक है। और आपका विटामिन क्या होता है, फैट में घुलता है और आपको इसका काम क्या है, बॉडी को एक्टिव रखता है, ठीक है। एनर्जी तो नहीं मिलता है विटामिन से, बट एक्टिव रखता है। एनर्जी वगैरह का कार्बोहाइड्रेट था और ये सब था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए विटामिन, और विटामिन देखिए कई तरह का होता है विटामिन अभी आपको हम बताते हैं। अभी जस्ट पहले आपको बताए थे, थोड़ा देर पहले, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे विटामिन आपको बताए थे, एक होता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन सी। ये देखिए दो कैटेगरी हम इस साइड लिखने का मतलब क्या है, ये जो विटामिन है आपका बी एंड सी, ये आपका वाटर सॉल्युबल है। वाटर सॉल्युबल है इसका मतलब क्या है, वाटर सॉल्युबल है इसका मतलब क्या है, ये फैट इनसॉल्युबल है, ठीक है। और इस साइड जो लिखा हुआ है ये फैट सॉल्युबल है, इसका मतलब क्या है, वाटर इनसॉल्युबल है। तो ये आपको विटामिन टोटल टाइप भी बता दिया गया कि इतने टाइप का विटामिन है, 3, 4, 5, 6 टाइप का, ठीक है। और इसमें जितने भी कैटेगरी हैं विटामिन का, सब कैटेगरी वो भी डिस्कस करेंगे। और आपका अगर विटामिन ए का कमी हो जाए तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस होगा, और नाइट ब्लाइंडनेस प्रोटीन के कमी से होता है। तो वो कौन सा प्रोटीन है, रेडॉप्सिन प्रोटीन, ठीक है। अगर आपका ऑप्शन ज़्यादा कन्वर्ट है, आपके अंदर ऑप्सिन प्रोटीन ज़्यादा है, तो आप विटामिन ए लेना स्टार्ट कीजिए। तो विटामिन ए क्या करेगा, ऑप्सिन प्रोटीन आपको रेडॉप्सिन प्रोटीन में कन्वर्ट करेगा और आपका नाइट ब्लाइंडनेस दूर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका विटामिन दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और जल्दी से विटामिन ख़त्म करके हम लोग बात करेंगे मिनरल्स के बारे में, ठीक है। तो विटामिन आपको कैटेगरी बता दिया गया। अब यहाँ पे देखिए विटामिन ए का अगर नाम पूछा जाए, क्या केमिकल नेम, तो आपका रेटिनॉल होगा। इसका एक अच्छा बोल ही देते हैं, ठीक है। विटामिन बी का अगर पूछा जाए तो विटामिन बी में देखिए टोटल कैटेगरी है 1 से लेकर 1, 2, 3, 5, 6, 7, ठीक है, 9 और आपका 12, यहाँ तक विटामिन बी का कैटेगरी है। तो विटामिन B1 का अगर बात किया जाए तो इसको हम लोग कहते हैं थायमिन। विटामिन 2 का अगर बात किया जाए तो इसको हम लोग कहते हैं राइबोफ्लेविन। विटामिन 3 का बात किया जाए इसको हम लोग कहते हैं नियासिन। विटामिन 5 का बात किया जाए इसको हम लोग कहते हैं पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है। अब विटामिन 6 का बात किया जाए, B6 का, तो पैरिडॉक्सिन इसको कहते हैं, पैरिडॉक्सिन, ठीक है। और विटामिन B7 का अगर बात किया जाए तो इसको हम लोग कहते हैं बायोटिन। और विटामिन 9 का बात किया जाए, B9 का, ठीक है, B9 है, B7, B6, B5, B9 है ये सब, ठीक है। तो B9 का बात किया जाए इसको हम लोग कहते हैं फॉलिक एसिड। और विटामिन B12 का अगर बात किया जाए तो इसको कहते हैं साइनोकोबालामाइन, ठीक है। तो ये सब सारा केमिकल नेम था ए एंड बी का। और अगर डी का बात किया जाए, डी को हम लोग कहते हैं कैल्सीफेरॉल, डी को हम लोग कहते हैं कैल्सीफेरॉल। और अगर ई का बात किया जाए तो ई को हम लोग कहते हैं टेकोफेरॉल। और आपका के का बात किया जाए तो के को हम लोग कहते हैं नेफ्थिक्यूनोन,
ठीक है, नैप्थीक्यूनोन। तो ये सब सारा आपको बता दिया गया केमिकल नेम, आप लोग जल्दी से इसको सुन के लिख सकते हैं। और इसका आपको लिस्ट आपके बहुत सारे बुक में मिलेगा, अगर आप न्यूट्रिएंट्स चैप्टर पढ़ रहे हैं तो, या आप कोई एनसीईआरटी को भी चेक कर सकते हैं, उसमें केमिकल नेम आपको मिल जाएगा। और अगर पूछा जाए यहाँ पे विटामिन B3 का ओल्ड नेम क्या है, इसका कुछ ओल्ड नेम भी है, तो इसको हम लोग B3 को विटामिन P भी कहते थे। और यहाँ पे विटामिन B7 को अगर बात किया जाए ओल्ड नेम, तो इसका ओल्ड नेम है विटामिन H। और अगर बात किया जाए विटामिन B9 का, इसका विटामिन M नाम है। ठीक है, तो ये आपका कुछ ओल्ड नेम है, विटामिन P, विटामिन H, विटामिन N। अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप लोग टिक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग सारे विटामिन का थोड़ा सा देख लेंगे, और इसमें डिफिशियंसी से क्या क्या डिजीज़ होगा वो बात करके विटामिन आपका क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं विटामिन C का। विटामिन C क्या करता है, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है हमको, हमारे बॉडी को। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रतिरोधक क्षमता। और हमारा जो घाव वगैरह होता है हमारे बॉडी के अंदर, उसको भी ये भरने में हेल्प करता है विटामिन C। ठीक है, और फिर आपका पढ़ेंगे विटामिन K, जो मैंने उसको बताते हैं, फिर आपका सारा डिफिशियंसी वगैरह बताएंगे कि इसके डिफिशियंसी से क्या डिजीज़ होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है विटामिन K, जो कि आपका कॉलीफ्लावर हो गया या ग्रीन लीफ हो गया, और ये जो कैबेज वगैरह हो गया उसमें पाया जाता है। और ये आपका विटामिन C नींबू वगैरह या खट्टे वगैरह चीज़ में पाया जाता है। तो ये क्या होता है, ये विटामिन हमारे शरीर में किडनी द्वारा स्वयं बनता है, स्वयं मतलब खुद बनाता है। विटामिन K किडनी के द्वारा बनता है, के फॉर किडनी, ये याद रखिएगा। विटामिन K आपका फॉर्मेशन होता है किडनी के द्वारा, और ये लीवर से भी बनता है। लीवर को, हाँ हिंदी में लीवर को कहते हैं यकृत, याद आ गया। तो लीवर को हम लोग कहते हैं यकृत, और आपका लीवर में आपका विटामिन K बनता है, और आपका किडनी के द्वारा भी विटामिन K बनता है। और विटामिन D का अगर बात किया जाए, विटामिन D, तो ये हमारे विटामिन D भी हमारे शरीर में स्वयं बनता है, लेकिन इसे बनाने के लिए एक उत्प्रेरक मतलब क्या, उत्प्रेरक मतलब कैटलिस्ट कहिए, उसका हेल्प से बनता है। इसका मतलब सन के लाइट के द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है। विटामिन D हमारे स्किन पे पड़ता है, हमारे स्किन के अंदर कुछ एस्टर वगैरह का कंपाउंड होता है जो कि आपको विटामिन D में कन्वर्ट करता है। और अगर पूछा जाए रक्त का थक्का, अगर पूछा जाए कौन सा विटामिन के कारण हेल्प होता है, तो ब्लड वाला चैप्टर आप पढ़िएगा, उसमें रक्त का थक्का आपको अच्छे से बताया गया है। तो रक्त का थक्का आपका विटामिन K के वजह से क्लॉटिंग होता है, जो कि हेल्प करता है। तो ये आपका कुछ विशेष था जो कि आपको थोड़ा सा बता दिया गया। अब हम लोग एक एक करके बात करते हैं। विटामिन A की कमी से क्या होता है, विटामिन A की कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, उसको कैसे दूर करना है। विटामिन A, इसका मतलब क्या है कि आपको रेडॉप्सिन प्रोटीन आपके बॉडी में कम है, आँख में, ठीक है, रॉड सेल के अंदर। तो आपको ऑप्सिन प्रोटीन अगर ज़्यादा है तो आप विटामिन A का यूज़ कीजिए, तो ऑप्सिन प्रोटीन आपका रेडॉप्सिन प्रोटीन में बनेगा, और आपका रॉड सेल एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे वजह से आपको नाइट ब्लाइंडनेस दूर हो जाएगा। आप अंधेरे में भी कुछ चीज़ को देख पाइएगा, मतलब एहसास कर पाइएगा कि यहाँ पे कुछ चीज़ है। ठीक है, और आपका अगर पूछा जाए विटामिन D की कमी से क्या होता है, तो इसके D की कमी से होता है रिकेट्स मतलब सूखा रोग। ठीक है, विटामिन E की कमी से अगर पूछा जाए क्या होता है, तो इनफर्टिलिटी होता है। इनफर्टिलिटी मतलब क्या होगा कि फर्टिलिटी रेट आपका कम हो जाएगा, या आपका मसल्स वगैरह वीक हो जाएगा। तो विटामिन E की कमी से आपका क्या होता है, वीक मसल्स हो जाता है। और विटामिन K का अगर बात किया जाए, तो आपका विटामिन K से रक्त का थक्का क्या होता है, जमना बंद हो जाता है या कम हो जाता है। तो आपको ये भी बता दिया गया। अब विटामिन B1 का अगर बात किया जाए, इससे बेरी होता है विटामिन B1 से। और विटामिन B2 से बात किया जाए तो इससे क्या होगा, आपका क्रैकिंग ऑफ एंगल ऑफ लिप्स का जो एंगल होता है आपका, ये आपका लिप्स है, तो ये वाला जो पार्ट है एंगल, यहाँ पे क्रैकिंग आ जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, चिलोसिस। ठीक है, B2 को चिलोसिस कहते हैं। और आपका B3 का अगर बात किया जाए, तो B3 क्या होता है, प्लेग्रा सुने होंगे। प्लेग्रा क्या होता है, एक तरह का स्किन डिजीज़ होता है, जो कि वो चर्म रोग होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं। या आपका इसमें क्या होता है, मंद बुद्धि टाइप भी कुछ इसमें एक्टिविटी देखा गया है। तो आपका विटामिन B3 के कमी से होता है प्लेग्रा। और विटामिन B5 के कमी से अगर पूछा जाए क्या होता है, तो आपका ग्रोथ जो होता है बॉडी का, वो लेस हो जाता है, मतलब घट जाता है। ठीक है, और इसमें आपका फेस का या हेयर का, ठीक है, स्किन का
ठीक है, फेस का नहीं, सॉरी फेस का नहीं, हेयर का, बाल आपका वाइट दिखने लगता है। ठीक है, तो ये आपका विटामिन B5 की कमी से होता है। अब विटामिन B6 का अगर बात किया जाए तो ये क्या होता है, मसल्स के अंदर जो क्रैम्प वगैरह आपका हो जाता है या ऐठन वगैरह हो जाता है आपके पेशियों में, इसके कमी से होता है। ठीक है, और ये इसमें चर्म रोग से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकता है अगर आपका विटामिन B6 नहीं है। तो ये क्या करता है कि आपके स्किन के फॉर्मेशन में विटामिन B6 हेल्प करता है, इसलिए आपको कहा जाता है कि विटामिन B6 नहीं रहने से आपको चर्म रोग का प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अब विटामिन B7 का अगर बात किया जाए, विटामिन B7 से क्या होगा, आपको हेयर लॉस का प्रॉब्लम होगा, बाल वगैरह झड़ेगा। तो आपका विटामिन B7 लेना ज़रूरी है, आपका बाल नहीं झड़ना है तो। ठीक है, या आपका स्किन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम अगर हो गया है तो आपका विटामिन B7 के कमी के कारण होता है। और आपका विटामिन B9 अगर पूछा जाए तो B9 की कमी से क्या होता है, तो इसमें आपका क्या होगा कि जो आपका एनीमिया रोग होता है, एनीमिया इसके मतलब आपके बॉडी के अंदर ब्लड का कमी हो जाएगा। तो ब्लड का कमी हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, आपके अंदर का बॉडी का आयरन कम हो गया है। तो जब आयरन कम हो जाता है तो आपका B9 का कमी कहा जाता है। तो B9 का टैबलेट वगैरह आपको दिया जाता है आयरन को एक्टिवेट, मतलब बैलेंस रखने के लिए, तो आपको ब्लड का कमी नहीं होगा आपके बॉडी के अंदर। तो ये सब सारा आपका विटामिन B9 में होता है। और आपका पूछा जाए, अच्छा B9 का सेंट्रल एटम भी यही है आयरन। और आपका B12 पूछा जाए तो इसमें आपको कोबाल्ट रहता है। ठीक है, एलिमेंट विटामिन B12 में अगर इसका कमी आपको हो जाए तो आपको परनीशियस एनीमिया होता है। ठीक है, परनीशियस एनीमिया आपके विटामिन B12 के कमी से होता है और इसके अंदर कोबाल्ट होता है। ठीक है, और अगर विटामिन C का बात किया जाए तो इसमें होता है आपको स्कर्वी। ठीक है, इसमें क्या होगा कि स्कर्वी आपको हो जाएगा, मसूड़ा वगैरह फूलेगा, ब्लीडिंग होगा मसूड़ा से। ठीक है, तो पैरिया वगैरह हो जाएगा, तो इसको हम लोग कहते हैं स्कर्वी। और ये आपका विटामिन C का सोर्स अगर पूछा जाए तो आंवला वगैरह होता है बेस्ट सोर्स आपका विटामिन C का, जो भी आपका खट्टा वाला फ्रूट है। ठीक है, तो आपका होगा विटामिन C। और अगर पूछा जाए विटामिन E, तो विटामिन E का हम लोग बात तो कर लिए हैं। वैसे विटामिन E के बारे में अगर बात किया जाए तो ये आपका एंटीऑक्सीडेंट है, इसको हम लोग ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। अगर पूछा जाए ब्यूटी विटामिन कौन होता है तो आपका विटामिन E होता है, ये आपका एंटीऑक्सीडेंट होता है। और जो कि आपका जो भी आपका सब्जी हो गया, सीड्स हो गया या ऑयल सीड्स ऑयल हो गया, तो उसमें विटामिन E मिलता है। तो ये आपको एज ए ब्यूटी विटामिन की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। और आपका B1 जो है, आपका थायमिन जो बताए, केमिकल नेम B1, ठीक है, जिसके वजह से बेरी बेरी होता है। और इसमें क्या होता है, थायमिन में सल्फ़र पाया जाता है। और सल्फ़र का रूट वर्ड भी थाया होता है। ठीक है, TH क्या होता है, IA, थाया। ठीक है, ये आपका सल्फ़र का रूट वर्ड है। तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा, थायमिन सल्फ़र होता है इसमें। और जो कि आपका मीट, फिश या ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो होता है उसमें आपका विटामिन B1 पाया जाता है। ठीक है, तो ये अभी सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया। तो विटामिन का यहाँ पे आपको ये सारा जो भी है विटामिन वो सारा डिस्कस कर दिया गया। और वो कौन सा विटामिन है जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, विटामिन B1 में तो सल्फ़र हो गया, तो वो कौन सा विटामिन है जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, वो आपका क्या है, B3 और B6। इस दो विटामिन में आपका नाइट्रोजन पाया जाता है। और कौन सा विटामिन में आयरन पाया जाता है, B9, अभी जस्ट आपको बताया B9 का टैबलेट दिया जाता है आयरन के लिए। और कौन सा विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो आपका B12 में कोबाल्ट, B9 में आयरन, B3 या B6, 3 2 जा 6, 3 6 जान लीजिए आप, नाइट्रोजन। ठीक है, और आपका B1 में आपका जाना जाता है थायामिन, सल्फ़र। ठीक है, तो ये आपको विटामिन्स का सारा कुछ क्लियर है और इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं समझना है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मिनरल्स का। अब जैसे ही ये मिनरल्स ख़त्म तो आपका ये न्यूट्रिएंट्स सारा ख़त्म चैप्टर। तो सब टू द पॉइंट बात किया जा रहा है, बाहर कुछ नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मिनरल्स भी आपका दो टाइप का होता है, एक होता है आपका माइक्रो, ठीक है, माइक्रो वाला, और एक होता है मैक्रो वाला। ठीक है, तो माइक्रो और मैक्रो। अब इसमें देखिए क्या होता है, मैक्रो में क्या होगा, अल्प मात्रा में जो खनिज आपको लेना है, छोटा, अल्प हिंदी हो गया उसका शुद्ध हिंदी। ठीक है, छोटा वाला में जो कम अमाउंट में आपको लेना है मिनरल्स, और ये थोड़ा सा ये भी कम ही में लेना है, बट थोड़ा सा आप ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं
ज़्यादा, जिसको आप बहुत बहुत ज़्यादा में कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैक्रो में कौन कौन सा आपका आता है। इसमें देखिए आपका आ जाता है आयरन, आयोडीन, ठीक है, कोबाल्ट, फिर आपका आ जाता है फ्लोरीन, फिर आपका आ जाता है जिंक, ठीक है। तो ये आपका आ जाता है मैक्रो में। और मैक्रो में देखिए क्या आ जाता है, कैल्शियम, फिर आपका पोटासियम, पोटासियम को के कर देते हैं पोटासियम, फिर आपका फास्फोरस आ जाता है पी, फिर आपका क्लोरीन आ जाता है क्लोरीन, फिर आपका सोडियम आ जाता है। तो ये सब सारा आपका, ये जो पूछा जाए सोडियम किस कैटेगरी के मिनरल्स में आता है तो आपको मैक्रो ए वाला लिखना है, ठीक है। और जिंक पूछा जाए तो आपका आई वाला लिखना है। तो ये आपको याद रखना है माइंड में, या आप कहीं नोट कर लीजिए, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ, अब इसी सारे एक एक करके सारे मिनरल्स को पढ़ेंगे, इसके कम होने से, डिफिशियंसी से, या ज़्यादा होने से क्या होता है, ये सब सारा इसमें भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले में आता है आपका क्या, फर्स्ट नंबर पे आयरन, ठीक है। आयरन के कम होने से क्या होता है, हीमोग्लोबिन का निर्माण कैसे अगर होता है, पूछा जाए हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो आयरन क्या करता है, हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। और इसमें अगर पूछा जाए विटामिन B9 का निर्माण, अभी जस्ट बोले फॉर्मेशन ऑफ B9, ये भी आपका आयरन होगा, ठीक है। और इसके पूछा जाए कि अगर इसका कम हो जाए आयरन, आपके बॉडी के अंदर आयरन अगर कम हो जाए, तो आपके बॉडी के अंदर अगर आयरन कम होगा तो ब्लड बनना कम होगा। तो जब ब्लड बनना कम होगा तो आपको क्या हो जाएगा, एनीमिया, ठीक है। और अगर आपके अंदर ब्लड ज़्यादा हो गया, ठीक है, आयरन ज़्यादा हो गया, सॉरी, तो आयरन जब ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे क्या होगा कि पॉलीसाइथीमिया हो जाएगा, पॉलीसाइथीमिया, पॉलीसाइथीमिया होगा आपको, ठीक है। और एनीमिया में क्या होता है, बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, रक्त की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, जिसको एनीमिया कहते हैं। और आयरन का सबसे अच्छा अगर सोर्स पूछा जाए कि सोर्स ऑफ, गुड सोर्स ऑफ आयरन, तो आप खजूर खा सकते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, डेट्स, DATES, ठीक है, डेट्स, खजूर खाइए, आपको आयरन बना रहेगा। तो आयरन के बारे में कंप्लीट। अब हम लोग दूसरे में क्या पढ़ लेते हैं, आयरन पढ़ लिए, कोबाल्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो कोबाल्ट देखिए क्या होता है, CO, कोबाल्ट। अब देखिए विटामिन B12 इसी के फॉर्मेशन से होता है, कोबाल्ट B12 का निर्माण करने में, और हीमोग्लोबिन बनाने में भी ये हेल्प करता है कोबाल्ट, ठीक है। और अगर पूछा जाए इसके कमी से और ये सब, तो वो सब तो नहीं है इसमें, ठीक है, नहीं है, मतलब कि कोबाल्ट सिर्फ हेल्प करता है, इससे आपको कुछ वो नहीं मिलता है, क्या कहते हैं उसको, कोई डिजीज़ वगैरह नहीं होगा। विटामिन B12 सिर्फ आपको हेल्प करता है किसके फॉर्मेशन में, किसके फॉर्मेशन में, ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन बनाने में हेल्प करता है। और RBC, हीमोग्लोबिन अगर बन गया तो RBC का प्रोडक्शन वगैरह भी होगा आपका कोबाल्ट से। तो कोबाल्ट भी एक इम्पॉर्टेंट मिनरल्स है। और आप थर्ड में क्या पढ़ेंगे, थर्ड में पढ़ेंगे जिंक को। तो जिंक में देखिए क्या होता है, जिंक क्या करता है, इंसुलिन आप सुने होंगे, सुने क्या, जान ही रहे हैं, पिछले वाले सेशन को अगर देखे होंगे तो इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन को हेल्प करता है, इंसुलिन बनने, जिंक क्या करता है, इंसुलिन बनाने में हेल्प करता है। और ये आपका घाव वगैरह जो होता है, वाउंड जो हो जाता है आपको, उसको भी भरने में ये हेल्प करता है जिंक। और अगर पूछा जाए जिंक का अगर कमी हो जाए तो आपको डायबिटीज़ हो जाएगा। जिंक अगर कम हो गया तो आपको डायबिटीज़ हो जाएगा। और जब अगर आपको डायबिटीज़ हो गया तो आपको घाव भी आपको धीरे धीरे भरेगा, मतलब कोई भी घाव आपका जल्दी नहीं भरेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको घाव भरेगा, जिसके कारण आपको अल्सर की बीमारी हुई हो सकती है, ULCER, अल्सर। तो अल्सर क्या होता है, आपको हो सकता है अगर आपके अंदर जिंक कम हो गया, डायबिटीज़ हो गया, घाव देर से भरेगा, अल्सर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका पूछा जाए कि जिंक अगर ज़्यादा हो जाए आपको, तो जिंक अगर आपको ज़्यादा हो गया तो आपका हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, जिसमें क्या होगा, शुगर आपका डाउन हो जाएगा। हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होता है, शुगर आपका कम हो जाएगा। जिंक ज़्यादा हो गया तो हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, जिसमें आपका क्या हो गया, शुगर डाउन हो गया। शुगर डाउन जैसे हो गया तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो गया।
तो ये आपको जिंक के बारे में बता दिया गया। फोर्थ नंबर पे क्या पढ़ ले, फोर्थ नंबर पे पढ़ लेते हैं आयोडीन को। आयोडीन देखिए क्या होता है कि थायरॉक्सिन हार्मोन होता है एक, ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन जो कि आपको गला के नीचे होता है। जब हम लोग ग्लैंड्स वगैरह चैप्टर पढ़ेंगे उसमें सारा ये बताएंगे थायरॉक्सिन हार्मोन, तो गला में होता है। तो उसके निर्माण, उसके निर्माण में क्या करता है, बनाने में वो हेल्प करता है क्या, आयोडीन। तो आयोडीन क्या होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाने में हेल्प करता है। और मेंटल डेवलपमेंट का अगर बात किया जाए तो आयोडीन मेंटल डेवलपमेंट के लिए भी यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंटल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। और अगर पूछा जाए इससे डिजीज़ क्या होता है, तो आयोडीन अगर आपका कम हो गया तो आपको ग्वाइटर हो जाएगा, ठीक है, GOITTRE, ठीक है, ग्वाइटर आपको हो जाएगा। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, घेंघा रोग, ठीक है। और इसको हम लोग अगर आयोडीन का डिफिशियंसी था तो ग्वाइटर हो गया। अगर आयोडीन ज़्यादा हो जाए तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्रेव सिंड्रोम, ग्रेव सिंड्रोम। तो ये आपका क्लियर हो गया आयोडीन के बारे में। अब यहाँ पे हम लोग आयोडीन पढ़ लिए। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किसका, कौन सा बच गया, आयोडीन हो गया, कोबाल्ट हो गया, जिंक हो गया, फ्लोरीन बचा है एक, फ्लोरीन को पढ़ लीजिए। तो फ्लोरीन में देखिए क्या होगा कि जो भी आपका जो इनेमल वगैरह जो है आपका मुंह के अंदर, वो क्या करता है, फ्लोरीन उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ये शरीर का सबसे कठोर भाग होता है इनेमल, ठीक है, ये शरीर का सबसे हार्ड पार्ट होता है। और ये दांत का ऊपरी हिस्सा है जिसको हम लोग वाइट पार्ट कहते हैं, ठीक है, वाइट पार्ट है दांत का ऊपरी हिस्सा जिसको हम लोग कहते हैं एनिमल। और ये फ्लोरीन के वजह से क्या होता है, इसको हेल्प करता है, ठीक है, एनिमल को एनिमल है, एनिमल वो एनिमल नहीं, ENAMEL, ठीक है, इनेमल, ठीक है। इनेमल ये आपके बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट है, ठीक है, और ये फ्लोरीन की वजह से सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गया। और इसमें देखिए क्या होगा, फ्लोरीन अगर आपका ज़्यादा हो गया तो फ्लोरीन ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, आपको डिजीज़ हो जाएगा क्या, फ्लोरेसिस। फ्लोरीन अगर ज़्यादा हो गया तो आपका डिजीज़ हो जाएगा फ्लोरेसिस। तो फ्लोरेसिस हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, दांत पर सफ़ेद सफ़ेद जो है ना, वाइट वाइट आपको टीथ के ऊपर एक लेयर जम जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं फ्लोरेसिस। और आपका अगर फ्लोरीन कम हो गया तो दांत क्या होगा, आपका टीथ क्या हो जाएगा, सड़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, दांत आपका सड़ना स्टार्ट हो जाएगा अगर फ्लोरीन कम हो जाएगा तो, ठीक है। तो आपको वो भी बैलेंस करके चलना है। तो फ्लोरीन भी आप पढ़ लिए। 6 में आप क्या पढ़ लीजिएगा, आयोडीन भी तो पढ़ ही लिए थे, आयरन पढ़ लिए थे, आयोडीन पढ़ लिए थे, कहाँ गया मार्कर, आयरन पढ़ लिए, आयोडीन पढ़ लिए, कोबाल्ट पढ़ लिए, फ्लोरीन पढ़ लिए, जिंक भी पढ़ लिए। अच्छा अब ये पढ़ लेते हैं कैल्शियम। तो कैल्शियम में क्या होगा, कैल्शियम में क्या होगा, ये हड्डी और दांत को क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है, मतलब आपको स्ट्रांग बनाता है हड्डी और आपके दांत को, कैल्शियम को। और रक्त को थक्का बनाने में भी हेल्प करता है ये कैल्शियम। आपको याद होगा जब ब्लड क्लॉटिंग का रिएक्शन देखे तो उसमें कैल्शियम भी था, ठीक है। तो ब्लड का क्लॉटिंग भी होता है और स्ट्रांग भी बनाता है टीथ और दांत को, हड्डी को, ठीक है। और आपका जो मसल्स मोशन है, ठीक है, मसल्स का जो मोशंस वगैरह होता है उसमें भी ये हेल्प करता है आपका कैल्शियम, ठीक है। और अब यहाँ पे देखिए कैल्शियम का अगर कमी हो जाए आपको तो यहाँ पे क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा आपको कैल्शियम की कमी से। और ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, हड्डियों को कमज़ोर होकर टूटना और उसमें छेद होना, ठीक है। हड्डी अगर आपका टूट के कमज़ोर हो गया या उसमें होल वगैरह हो गया, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑस्टियोपोरोसिस। और अगर आपका कैल्शियम ज़्यादा हो गया तो कैल्शियम ज़्यादा होने से क्या हो जाएगा, आपके बॉडी के अंदर स्टोन हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पथरी हिंदी में कहते हैं, स्टोन, ठीक है। तो कैल्शियम ज़्यादा होने से क्या हो गया, आपको स्टोन हो गया। तो ये आपका कैल्शियम के बारे में था। और यहाँ पे देखिए कैल्शियम के बाद क्या है आपका, फास्फोरस। तो फास्फोरस के बारे में पढ़ लें। तो फास्फोरस देखिए क्या होता है, हड्डियों तथा दांतों का फॉर्मेशन अगर पूछा जाए तो इसी फास्फोरस के वजह से होता है क्या, बोन्स का और टीथ का, बोन्स और टीथ का फॉर्मेशन आपका हड्डी से होता है। और एटीपी जो होता है आपका, एटीपी का फुल फॉर्म क्या था, करेंसी था आपका क्या, एटीपी के बारे में पढ़े थे, इसका फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म क्या होता है, एडेंसिनो ट्राइफॉस्फेट, एडेंसिनो
ट्राइफॉस्फेट ये हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा जिसका फॉर्मेशन करता है, एटीपी का निर्माण करता है ये आपका फास्फोरस। और हमारे शरीर में ऊर्जा जिस भी फॉर्म में बनता है उसे हम लोग एटीपी कहते हैं। ठीक है, एटीपी किसको कहते हैं? हमारे शरीर में जिस भी फॉर्म में एनर्जी बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एटीपी कहते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया। एटीपी, एटीपी को ऊर्जा का मुद्रा भी कहा जाता है, करेंसी ऑफ एनर्जी कहा जाता है एटीपी को, और जैविक ऊर्जा भी कहा जाता है, बायोलॉजिकल एनर्जी भी आपको एटीपी को कहा जाता है, बायोलॉजिकल एनर्जी या करेंसी ऑफ एनर्जी एटीपी। और डीएनए तथा आरएनए दोनों को बनाने में ये हेल्प करता है एटीपी। ठीक है, फास्फोरस। ठीक है, डीएनए और आरएनए को बनाने में हेल्प करता है। और अगर पूछा जाए इसके कमी से क्या हो जाएगा, तो फास्फोरस के कमी से आपको क्या हो जाएगा? स्टोन हो जाएगा, पथरी हो जाएगा। ठीक है, अब जब देखिए यहाँ पे कमी से यहाँ पे पथरी हो रहा है, बट यहाँ पे कैल्शियम में क्या था? ज़्यादा होने से पथरी हो रहा था। इसका मतलब क्या है? कैल्शियम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है फास्फोरस। अगर आप फास्फोरस ज़्यादा ले रहे हैं तो कैल्शियम आप कम कर दीजिए, अगर आप कैल्शियम कम ले रहे हैं तो फास्फोरस ज़्यादा कीजिए, तो आपका ये बैलेंस बना रहेगा। एक रिलेशन देखिए आपको यहाँ पे मिल गया। और अगर आपका फास्फोरस अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं तो फास्फोरस अगर आप ज़्यादा लीजिएगा तो कैल्शियम आपका कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब कैल्शियम जब कम हो जाएगा तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, मतलब हड्डी टूटना या हड्डी में छेद वगैरह होना। तो ये रिलेशन आप याद रखिएगा, कैल्शियम और फास्फोरस का एक दूसरे के इन्वर्स होता है। ठीक है, तो फास्फोरस पढ़ लिए। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? सोडियम को। सोडियम है, अच्छा सोडियम हम लोग लेते हैं इसलिए सोडियम है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे 8 नंबर पे सोडियम को। तो सोडियम में क्या होता है कि जो आपका मसल्स मोशन होता है सोडियम के वजह से, सोडियम क्या करता है? आपके मसल्स को मोशन करने में हेल्प करता है, मतलब एडजस्ट करता है मसल्स को। ठीक है, और इसका देखिए सोडियम अगर कम ले लिया आप, सोडियम आपका अगर बॉडी में कम हो गया तो आपका क्या हो जाएगा? बीपी लो हो जाएगा। ठीक है, सोडियम मतलब नमक समझ लीजिए, अगर आप नमक यूज़ कम कर रहे हैं तो आपका बीपी भी लो हो जाएगा। अगर आपका सोडियम ज़्यादा हो रहा है, अगर आप सोडियम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो बीपी भी आपका ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको सोडियम के बारे में बता दिया गया। अब यहाँ पे एक और यहाँ पे पोटासियम का पढ़ लीजिए। पोटासियम मतलब 9 नंबर यहाँ पे देख लेते हैं। पोटासियम यहाँ पे 9th नंबर में है, पोटासियम के। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या होगा कि ये सोडियम को संतुलित करता है, बैलेंस करता है। अगर सोडियम ज़्यादा है तो पोटासियम कम लीजिए, तो पोटासियम ज़्यादा है तो सोडियम कम लीजिए। इसका मतलब क्या है कि पोटासियम अगर ज़्यादा हो जाएगा तो आपका बीपी क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपका पोटासियम कम हो जाएगा तो आपका इसका मतलब क्या है? बीपी हाई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बीपी हाई हो रहा है कब? जब पोटासियम कम हो रहा है। और यहाँ पे देखिए क्या हो रहा था? बीपी हाई हो रहा है कब? जब सोडियम ज़्यादा ले रहे हैं। तो यानी कि सोडियम क्या हो गया? इन्वर्सली हो गया आपका, पोटासियम क्या हो गया? सोडियम के इन्वर्सली हो गया। जब आप सोडियम ज़्यादा लीजिएगा तो पोटासियम को कम करना होगा या कम लेना होगा। ठीक है, तो ये आपको रिलेशन आपको ये भी याद रखना है। 2 रिलेशन आपके सामने आया। अगर बीपी हाई हो तो इसको हाइपोकैलेमिया कहते हैं। ठीक है, बीपी अगर हाई हो तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोकैलेमिया। और अगर आपका बीपी लो हो तो हाइपर कैलेमिया कहते हैं। हाइपो और हाइपर, हाइपर कैलेमिया ऐड कर लीजिएगा दोनों में। अगर आपका बीपी हाई हो तो हाइपो हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपका बीपी लो हो तो ये आपका इसमें हाइपर हो जाएगा। ये किसके केस में? पोटासियम के केस में। ठीक है, और इसी के जब सोडियम में आ जाइएगा तो इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अगर आप क्या कर रहे हैं? पोटासियम कम यूज़ कर रहे हैं तो आपका बीपी लो हाई हो जाएगा। अगर आपका पोटासियम ज़्यादा यूज़ हो रहा है हाइपर तो आपका बीपी कम हो जाएगा। ठीक है, तो हाइपोकैलेमिया और हाइपर कैलेमिया आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपका कौन सा बचा? क्लोरीन। क्लोरीन के लिए जगह तो अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं। क्लोरीन 10 नंबर पे आपका है क्लोरीन। तो क्लोरीन में देखिए क्या होता है कि अगर आप पूछा जाए कि HCl वगैरह जो होता है आपके पेट के अंदर, उसका निर्माण कौन करता है? जो आपको डाइजेशन में हेल्प करता है, तो आपके क्लोरीन से बनता है। अगर आपका क्लोरीन ज़्यादा हो जाए तो, या क्लोरीन ज़्यादा हो जाए या क्लोरीन कम हो जाए, तो दोनों स्थिति में क्या होगा? आपका बॉडी के अंदर जो भी आप खा रहे हैं वो आपका डाइजेस्ट अच्छे से नहीं होगा। जब डाइजेस्ट अच्छे से नहीं होगा इसका मतलब क्या है? क्लोरीन अनबैलेंस है। तो या तो क्लोरीन ज़्यादा हो गया तो वो भी प्रॉब्लम, और क्लोरीन कम हो गया तो भी प्रॉब्लम। अगर क्लोरीन बैलेंस में है तो आपका डाइजेशन प्रोसेस अच्छे से होगा। तो ये आपका क्लोरीन के बारे में आपको बता दिया गया, जो कि आपका मिनरल्स के चैप्टर में है। और थोड़ा सा आप जान लीजिए फंक्शन ऑफ वाटर।
वाटर का क्या फंक्शन है, क्योंकि वाटर का अभी हम लोग डिस्कस नहीं किए, ये भी एक तरह का मिनरल्स में आता है। वाटर का सबसे पहले पीएच वैल्यू क्या होता है 7, जो कि न्यूट्रल होता है, ठीक है। और हमारे शरीर में लगभग 70% क्या है आपका वाटर है, और अगर पूछा जाए एक्चुअल वैल्यू तो 68% आप कह सकते हैं, बट हम लोग 70% लेके चलते हैं। और क्या होता है हमारे शरीर को ये क्या करता है, ह्यूमिडिटी प्रदान करता है वाटर, ठीक है, नमी प्रदान करता है, और प्रदान मतलब प्रोवाइड करता है। और रक्त के निर्माण में जो खून का जो निर्माण होता है, रक्त का निर्माण, इसमें ये क्या करता है, हेल्प करता है आपका क्या, वाटर। क्योंकि प्लाज्मा में अगर बात किया जाए 92%, प्लाज्मा में अगर बात किया जाए तो 92% आपका वाटर था, और 7% आपका वो था प्रोटीन, और आपका 1% आपका मिनरल्स और सॉल्ट वगैरह था प्लाज्मा में, तो 92% आपका वाटर ही है। तो इसका मतलब क्या है कि ब्लड फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है, और आपका जो भी आप खाए पिए हैं तो उसको आपको डाइजेशन करने के लिए भी ये वाटर आपका ज़रूरी है। अगर ये वाटर आप प्रॉपर नहीं ले रहे हैं तो आपका डाइजेशन भी जल्दी अच्छे से नहीं होगा। और शरीर के टेम्परेचर को भी ये कंट्रोल करता है वाटर, ठीक है। टेम्परेचर कंट्रोल अगर पूछा जाए तो वाटर करता है। और जितना भी आपका बॉडी के अंदर गंदगी है, एज ए यूरिन आपका वाटर क्या करता है, बाहर ड्रेन कर देता है इसको, ठीक है। तो वाटर क्या करता है, आपको गंदगी को भी बाहर निकलता है और टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है, और हमारे डाइजेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा आपको मिनरल्स के बारे में आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया गया। अब यहाँ पे आपका मिनरल्स भी क्लियर है, तो अब आपका न्यूट्रिएंट्स का सारा चीज़ क्लियर है। आप पूरे सेशन को बढ़िया से सुनिए, सारा कुछ आपको क्लियर होगा। अगर एक बार में क्लियर नहीं हो रहा है दोबारा सुनिए, वो सारे फैक्ट्स को डिस्कस किया गया है जो शायद ही इतने कम टाइम में सारा कुछ आपको मिल पाए यूट्यूब पे, ठीक है। तो आप लोग इसको एंजॉय कीजिए और चैनल के साथ बने रहे, वीडियो कंटिन्यू रहेंगे, थोड़ा सा समय के वजह से हो जाता है, तो आएंगे वीडियो, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।